हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम 22 जनवरी टू 31 जनवरी। और ये एक स्पेशली प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज है फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, एसएससी बैंकिंग एज वेल एज अदर एग्जामिनेशंस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी एडिक्टेड एकेडमी करके हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे रहता है। और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का जो है सीबीआई से रिलेटेड, यहाँ पर आपसे जो स्टेटमेंट जो सीबीआई से रिलेटेड पूछी गई है और आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो करेक्ट है। तो सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए सीबीआई जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। और एक ये जो है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और ये जो है हेडेड की जाती है बाय दी डायरेक्टर। और ये जो डायरेक्टर जो रहेंगे आईपीएस ऑफिसर रहेंगे विद रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें जो है ठीक हो जाएगी। और इन प्रेजेंट जो है ऋषि कुमार शुक्ला जो है प्रेजेंट डायरेक्टर जो है सीबीआई के हैं और इनका जो टेन्योर रहता है ये 2 साल का रहता है। और सीबीआई को जो है सीबीआई एक्सेप्टेड रहती है, सीबीआई को जो छूट दी गई है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी कि जो सूचना का अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसके अंदर ये जो है नहीं आती है। आरटीआई जो है आप सीबीआई से रिलेटेड नहीं मांग सकते हैं। तो सेकंड भी जो आपका ठीक हो जाएगा। तो जहां जहां पर 1 and 2 है नहीं है उनको हम काट देते हैं। तो इनविनेशन हमारे पास अब ए और सी ऑप्शन बचते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर बोला गया कि जो टेन्योर जो कार्यकाल जो रहता है, टेन्योर का मतलब है कार्यकाल, स्टिंट में एक ही चीज होती है कार्यकाल। जो कार्यकाल जो रहता है डायरेक्टर का ये 3 ईयर का रहता है, बिल्कुल गलत बात है। जो डायरेक्टर जो रहता है सीबीआई का उसका जो टेन्योर है 2 ईयर्स का जो है रहता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। तो बाई इलिमिनेशन अपने आप हमारा राइट आंसर जो है सी आ जाएगा। और ये जो वर्क करती है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी इसमें गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर इज सी। सीबीआई देखिए काफी ज्यादा न्यूज में थी। द हिंदू में न्यूज आई थी कि सीबीआई ने जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका फर्म्स को जो है बुक कर लिया है और ये किया हुआ है इन्होंने। और इसके साथ ग्लोबल साइंस जो लिमिट है यूके की, इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने जो है काफी ज्यादा पर्सनल डाटा जो है लोगों का 5.62 लाख इंडियन यूजर्स का जो है फेसबुक से जो है इन्होंने जो हार्वेस्ट किया हुआ है थ्रू एन एप्लीकेशन। ये आप यहाँ पर विकीपीडिया का भी कटआउट दे सकते हैं। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो देखिए एक हमारी प्रीमियर एक इन्वेस्टिगेशन जैसी है इंडिया की, ये जो है ऑपरेटिंग करती है अंडर जुरिडिक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर। ये ओरिजिनली सेटअप हुई थी टू डील विद टू इन्वेस्टिगेट ब्राइबरी। ब्राइबरी होता है घूस वगैरह जो लेते हैं, ग्राफ्ट और ब्राइबरी एक ही चीज है, रिश्वत वगैरह लेने को ब्राइबरी बोलते हैं, ब्राइबरी और गवर्नमेंटल करप्शन से रिलेटेड। लेकिन 1967 में जो है इसकी जो जुडिक्शन है, इसका जो अधिकार क्षेत्र है, जुडिक्शन होता है अधिकार क्षेत्र, इसमें सारे के सारे जो भी सेंट्रल लॉज है उनके ब्रीचेस, उनके उल्लंघन करने से रिलेटेड कोई भी मैटर है वो सारे के सारे जो सेंट्रल लॉज है उसके अंडर जो है दे दिए गए। और किसी भी प्रकार का मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम है, मल्टी एजेंसी इंटरनेशनल केसेस है, ये सारे के सारे जो है सीबीआई के अंडर जो दे दिए गए हैं। और सीबीआई को जो देखिए छूट दी गई है फ्रॉम आरटीआई, आईबी जो रहती है हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, या हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्रीज की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये सारी की सारी एक्सेप्टेड रहती है आरबीआई एक्ट से, सॉरी आरटीआई एक्ट से। और सीबीआई जो है इंडिया की ऑफिशियली डेजिग्नेट सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है विद इंटरपोल, जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रहती है, इसके सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इसके साथ हमारी सीबीआई है। और सीबीआई का हेडक्वार्टर हमें जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और प्रेजेंट जो डायरेक्टर हैं ये ऋषि कुमार शुक्ला है। और डायरेक्टर का जो इलेक्ट किया जाता है इसमें 3 मेंबर्स की कमेटी रहती है जिसको जो है पीएम चेयर करते हैं। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, और उसमें जो सीजीआई जो रहते हैं हमारे पास चीफ जस्टिस है, इनके द्वारा जो है डायरेक्टर को जो है चुना जाता है। और इनका जो 2 साल का कार्यकाल रहता है। और प्रेजेंट जो है ऋषि कुमार शुक्ला में देखने को मिलते हैं। और इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी जो है सीबीआई का जो है मेन जो है मोटो रहता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बना दिया। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हमें यहाँ पर जो देखने को मिलती है। अपॉइंटमेंट कमेटी में इनके जो है पीएम चेयरपर्सन रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है शरद अरविंद बोबडे साहब जी हैं। और कोई अदर जज भी हो सकते हैं इस कमेटी में, अगर चीफ जस्टिस जो है उनको जो है इसमें अपॉइंट करते हैं अपनी जगह। नेक्स्ट आप यहाँ पर जो जुडिक्शन अधिकार क्षेत्र, जुडिक्शन पावर जो रेस्ट्रिक्शन क्या क्या रहती है सीबीआई की, देखिए सीबीआई जो है स्टेब्लिश हुई है और पावर विड्रॉ करती है ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। और ये जो है ओरिजिनली सेटअप की गई थी दिल्ली में जो क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इसके लिए अब देखिए जो पुलिस जो होती है, आपने ध्यान रखना पुलिस एक जो है स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए सीबीआई ने अगर कोई भी केस किसी अदर स्टेट में जो है इन्वेस्टिगेट करने हैं तो इनको जो है कंसेंट ऑफ द स्टेट की जरूरत होती है, उनकी सम्मति की जरूरत होती है। एक होती है जनरल कंसेंट, अगर जनरल कंसेंट अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अगर कोई स्टेट दे देती है तो बार बार सीबीआई को कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो जो है केस इन्वेस्टिगेट कर सकती है इन स्टेट्स में।
और केस किसी भी तरह का, चाहे वो इकोनॉमिक है, करप्शन रिलेटेड है, या स्पेशल क्राइम्स है, नेशनल सिक्योरिटी, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एटसेट्रा से रिलेटेड है। और और दूसरी टाइप की कंसेंट होती है स्पेसिफिक कंसेंट। ये जो सीबीआई को बार बार लेनी पड़ती है अगर जनरल कंसेंट उनको स्टेट के द्वारा नहीं मिली होती है। देखिए ज्यादा तो जो भारत की जो राज्य है उन्होंने जो ग्रांट की हुई है जनरल कंसेंट सीबीआई, लेकिन 2020 में हमने देखा कि बहुत सारी स्टेट्स ने जो है जनरल कंसेंट जो है सीबीआई से जो है विड्रॉ कर लिया। जैसे कि नवंबर 2018 में हमने देखा आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने विड्रॉ कर ली है, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने रिस्टोर कर दिया इसको 2019 में। फिर जनवरी 2019 में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ ने विड्रॉ कर ली जनरल कंसेंट। विड्रॉ का मतलब वापस ले लेना जनरल कंसेंट को सीबीआई से। जुलाई 2020 में राजस्थान ने भी विड्रॉ कर ली जनरल कंसेंट। अक्टूबर 2020 महाराष्ट्र ने, नवंबर 2020 में केरला, झारखंड और पंजाब ने जो है विड्रॉ कर दी जनरल कंसेंट सीबीआई, और त्रिपुरा मिजोरम ने जो है प्रीवियसली विड्रॉ कर ली है जनरल कंसेंट सीबीआई। तो इसलिए अगर जहां पर इनको कंसेंट नहीं है वहां पहले इनको जो स्टेट की कंसेंट लेना पड़ती है। अब देखिए कंसेंट की जरूरत कहाँ नहीं पड़ती है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई को बोलती है कि आपने ये केस इन्वेस्टिगेट करना है इस स्टेट में जाके, तो वहां पर इनको फिर कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया कि जो नरेंद्र छांछल साहब जी थे, ये जो है पासिस हो गए, इनकी जो है रिसेंटली मृत्यु होगी। तो ये क्या थी, ये देखिए बहुत ही फेमस एक भजन सिंगर थे नरेंद्र चांसल जी। ये आप इनका एक जो है फोटो देख सकते हैं। और ये जो भजन सिंगर थे, ये द हिंदू की न्यूज आप देख सकते हैं, भजन सिंगर नरेंद्र चांसल पासिस हो गए और इनकी ये जो 76 हो गई थी। इन्होंने देखिए इस तरह का भजन गाया हुआ है, चलो बुलावा आया है, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है। ये विकिपीडिया का कट आप देख सकते हैं। तो नरेंद्र छांछल आप देख सकते हैं पूरे 1940 में जो है पैदा हुए थे और जल्द ये भजन जो है गाते थे, चलो बुलावा आया है, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है, अम्बे तू है जगदम्बे वाली, हनुमान चालीसा, संकट मोचन नाम तिहारो, राम से बड़ा राम का नाम, इस तरह के इन्होंने भजन गाए हुए हैं। रिसेंटली देखिए एपिल्सी डिजीज काफी ज्यादा न्यूज में था, तो इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लेती है। तो जो एपिल्स जो ये जो डिजीज है, ये जो है हमारे ब्रेन से रिलेटेड, आप ध्यान रखना। एपिल्सी जो ये जो डिजीज है ये ब्रेन से रिलेटेड है। प्रोनाउंसिएशन के लिए आई मेक पार्डन। तो देखिए आंध्र प्रदेश के एक विलेज में जो काफी ज्यादा देखिए मिस्टीरियस डिजीज जो देखने को मिलते हैं। तो देखिए डेंटलुरु से ये न्यूज आ रही है, तो मिस्टीरियस ये डिजीज यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये और 25 विलेजेस गांव हमारे यहाँ पर जो है एपिल्सपी के जो है अंडर आ गया है। तो एपिल्सपी देखिए एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है। इसमें जो ब्रेन जो होता है उसकी एक्टिविटी जो एबनॉर्मल हो जाती है और इससे जो है सीजर और पीरियड ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर जो देखने को मिलता है, सेंसेशन और समटाइम्स लॉस ऑफ अवेयरनेस भी इसमें हो जाती है। और देखिए एक और टर्म जो है न्यूज़पेपर में यहाँ पर जो है यूज की थी, कन्वल्शंस। तो देखिए कन्वल्शंस होता है मेडिकल कंडीशन जहां पर जो बॉडी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ जाना और रिलैक्स होता है दोबारा सिकुड़ जाना। तो काफी तेजी से जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है इस कंडीशन में रिपीटली, और इससे जो है अनकंट्रोल शेकिंग जो है सीजर शुरू हो जाता है, कंपन जो है शरीर में जो शुरू हो जाता है। तो ये टर्म्स आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मुथुवन ये जो ट्राइब है ये किस स्टेट्स को जो बिलोंग करती है। तो आप देखना मुथुवन ये जो ट्राइब है ये जो है केरला स्टेट को जो है बिलोंग करती है। तो द हिंदू में जो है न्यूज इस तरह से आई हुई थी और इसमें मथुवन ट्राइब से रिलेटेड जो है बताया गया था, एक मैड कपल की इसमें कहानी बताई गई थी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है ये जो मुथुवन ये जो ट्राइब है ये आप देखना केरला स्टेट से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज आर मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। तो इनमें से दी गई कौन कौन सी कंट्री आर्कटिक काउंसिल की मेंबर है। तो आप ध्यान रखना जापान जो है आर्कटिक काउंसिल का मेंबर नहीं है। जापान की किसी भी तरह की कोस्ट जो है आर्कटिक ओशन में नहीं है। बाकी फिनलैंड और स्वीडन जो आपको आर्कटिक काउंसिल के जो मेंबर देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए न्यूज इसलिए आई थी क्योंकि न्यूज आ रही है द हिंदू में, इंडिया प्रपोज टू एक्सपेंड सर्च टूरिज्म इन द आर्कटिक। तो इस रिलेटेड जो है एक न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी जो है आर्कटिक पॉलिसी जो है इंडिया ने अपनी अपडेट कर दी है। और आपने ध्यान रखना आर्कटिक और अंटार्कटिक से रिलेटेड जो भी मिशन जो भी सर्च जो है इंडिया की रहती है उसको जो है नेशनल सेंटर जो है पोलर एंड ओशियन रिसर्च ये इसको जो है देखता है। और भारत ने जो पहली जो है आर्कटिक साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो है सर्च प्रोग्राम जो है 2007 में जो लॉन्च किया था। तो आपने ध्यान रखना कि ये जो आर्कटिक काउंसिल है इसमें जो 8 आर्कटिक स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएस हमें देखने को मिलता है। डेनमार्क ग्रीनलैंड की वजह से और यूएसए जो अलास्का की वजह से इसमें डाला गया है। और आर्कटिक स्टेट्स की टेरिटरी रहती है विद इन द आर्कटिक एंड दस कैरी द रोल एज स्टेट वार्ड्स ऑफ द रीजंस। स्टीवार्ड्स का मतलब होता है प्रबंधक। तो ये जो प्रबंधक जो है इस रीजन के अपने आप को मानते हैं। और इनकी नेशनल जुडिक्शन जो और इंटरनेशनल लॉ जो है गवर्न करते हैं लैंड सराउंडिंग द आर्कटिक ओशन एंड इट्स वाटर। तो जो इनकी नेशनल जुडिक्शन है, जो इनके देश का जो अधिकार क्षेत्र है और जो इंटरनेशनल लॉ है, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, वो जो गवर्न करते हैं लैंड सराउंडिंग आर्कटिक ओशन। और देखिए आप ध्यान रखना इंटरनेशनल लॉ ने जो आइडेंटिफाई किया 4 ग्लोबल कॉमन्स, 4 ग्लोबल कॉमन्स इनके द्वारा किए हैं। इनमें हाई सीज, एटमोस्फेयर, अंटार्कटिका एंड द आउटर स्पेस। आर्कटिक जो है मोस्टली गवर्न किया जाता है बाय द आर्कटिक काउंसिल स्टेट्स। ये आप जो आर्कटिक काउंसिल का मैप देख सकते हैं, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया,
और अलास्का यूएस, ये जो 8 मेंबर्स आपको जो इसमें जो देखने को मिलेंगे। और अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिजिटल ओशन को जो लॉन्च किया गया बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और अधिक जानकारी के लिए आप जो मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है वीकली करंट अफेयर्स की देख सकते हैं। नेशनल सेंटर जो है पोलर एंड ओशन रिसर्च में आपसे पहले भी बता चुका हूं कि ये जो सारे के सारे आर्कटिक और अंटार्कटिक जो हमारे मिशन उनको देखता है, वर्क करेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज, गवर्नमेंट इंडिया अंडर सिंस 2006। और इसका हेडक्वार्टर आपको जो है बास्को डी गामा जो सिटी रहती है गोवा की, वहां पर देखने को मिलते हैं। और प्रेजेंट जो डायरेक्टर है इसके डॉक्टर एम रविचंद्रन। रिसेंटली देखिए हमने अपना 72nd जो है रिपब्लिक डे परेड जो है रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट किया 2021 में। और जो बोरिस जॉनसन जी है यूके के पीएम, वो जो कोविड करके जो है चीफ गेस्ट के रूप में शरीक नहीं हो पाए, इसलिए 2021 जो है विदाउट चीफ गेस्ट जो है हमने जो है रिपब्लिक डे परेड को जो है सेलिब्रेट किया। और उत्तराखंड की जो टेब्ल्यू थी, जो उसकी झांकी थी राम मंदिर की, उसको जो है बेस्ट झांकी का अवार्ड जो दिया गया। तो इसमें सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ द इंडियाज रिपब्लिक डे परेड इन 1950। देखिए हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ, और उसके बाद जो है हेड ऑफ द स्टेट हमारे जो है प्रेसिडेंट हो गए। इससे पहले देखिए दिसंबर 1946 से ही हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जो है चल पड़ा था, और बाद में 26 नवंबर 1949 तक जो है हमारा संविधान जो बनकर जो है तैयार हो गया था। लेकिन हम जो है एक हिसाब से यहाँ पर जो डोमिनियन थे, हेड ऑफ द स्टेट जो है नामांतर के लिए अभी तक जो है ब्रिटेन की जो मोनार्क हैं, जो क्वीन थी इनकी, वही थी। लेकिन बाद में जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, तो हेड ऑफ द स्टेट हमारे इलेक्टेड हेड हमारे बन जाते हैं प्रेसिडेंट। और जिन स्टेट्स के आपके इलेक्टेड हेड आपको जो है पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड देखने को मिलेंगे, उनको हम रिपब्लिक बोल देते हैं। और रिपब्लिक वर्ड आपने ध्यान रखना एक लेटिन वर्ड से निकला हुआ है। तो फर्स्ट जो हमारे चीफ गेस्ट थे 1950 के रिपब्लिक डे परेड में, ही वाज द प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इंडोनेशिया से रिलेटेड रिलेशंस से रिलेटेड कोई मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इसको क्वेट कर सकते हैं। तो ये आप जो है यहाँ देख सकते हैं रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हमारे हैं। देखिए फर्स्ट थे हमारे 1950 में सुकरानो, जो कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद सेकंड थे हमारे पास त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, जो कि नेपाल के किंग थे। 1952 और 53 में जो हमारे कोई भी जो है चीफ गेस्ट नहीं थे। उसके बाद 1966 में आफ्टर पाकिस्तान वार 1965 कोई भी चीफ गेस्ट नहीं थे। और हम 2021 में देख रहे हैं कि कोई भी चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे परेड में नहीं देखने को मिलता है। तो 4 बार ऐसा अब तक सो फार हो चुका है कि बिना किसी चीफ गेस्ट के जो है रिपब्लिक डे परेड को जो सेलिब्रेट किया गया हो। 2018 में ध्यान रखना आसियान कंट्रीज के जो गेस्ट हैं, ये जो हमारे चीफ गेस्ट थे 10 मेंबर्स, इनका आपने ध्यान रख लेना। आसियान से रिलेटेड रिलेशनशिप में आप इनको कोड कर सकते हैं। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 2019 में फिर किरिल रामापोसा जी, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, ये थे। और 2020 में जो है बोल्सोनारो जी, जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट है, ये जो चीफ गेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। पटाज आइलैंड्स देखिए काफी ज्यादा जो है न्यूज में थे। तो आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि पटाज आइलैंड्स जो है किस सी में जो हमें देखने को मिलते हैं। तो पटाज आइलैंड्स आपने ध्यान रखना ताइवान के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, एडमिनिस्टर किए जाते हैं, और ये आपको साउथ चाइना सी में जो देखने को मिलते हैं। और द हिंदू की आप न्यूज देख सकते हैं, ताइवान रिपोर्ट्स चाइनीज एयर इनकर्शंस। तो एयरफोर्स ने वार्न अवे किया चाइनीज जेट्स को एंड डिप्लॉयड मिसाइल टू मॉनिटर देम। तो ताइवान की एयरफोर्स ने भी इसमें एक अपना रिएक्शन जो जवाबी किया। तो ये चाइनीज के एक H6 बॉम्बर पेट्रोलिंग आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी, हम इसमें देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो पटाज आइलैंड जो है काफी ज्यादा न्यूज में थे। और आपने ध्यान रखना ताइवान का पुराना नाम है फॉर्मोसा, और फॉर्मोसा स्टेट आपको चाइना और ताइवान के बीच में देखने को मिलेगी। और चाइना जो है क्लेम करता है ताइवान को एज इट्स ऑन टेरिटरी, और ताइवान के द्वारा तो कंट्रोल किए जाते हैं पटाज आइलैंड्स इन साउथ चाइना सी। ये काफी ज्यादा न्यूज में आपके आगे हैं। पटाज आइलैंड जो आपको जो है नॉर्थ पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी में देखने को मिलेंगे, जो कि सीजिन डिस्ट्रिक्ट कैशुगुलोंग ताइवान के द्वारा इनको एडमिनिस्टर किया जाता है। यहाँ पर मैप देखते हैं, दिस इज चाइना, दिस इज वियतनाम, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पटाज आइलैंड्स। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कैशुंग्स, और यहाँ पर ताइपिंग आइलैंड्स, और यहाँ पर आपको साथ में देखने को मिलेगा ताइवान। ताइवान को और ताइवान के पटाज आइलैंड्स को आप एक बार मैप में देख लीजिए। तो दिस इज अवर वर्ल्ड मैप, और दिस इज अवर लविंग इंडिया। तो इंडिया से जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे म्यांमार थाईलैंड से होते हुए, इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी। और 9 डॉट डैश लाइन जो है चाइना के द्वारा क्लेम की जाती है साउथ चाइना सी में। और यहाँ पर अगर साउथ चाइना सी में अगर मैं आपके लिए जो है जूम करूँ, तो ये रेड कलर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पटाज आइलैंड्स, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ताइवान कैपिटल ताइपेई, और यहाँ पर चाइना और ताइवान के बीच में आपको फॉर्मोसा स्टेट भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जो रिसेंटली जो पब्लिश की गई है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, और राइट आंसर इसमें हो जाएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप ये अपनी स्क्रीन के सामने द हिंदू के आर्टिकल देख सकते हैं। सुंदरबन इज होम टू 428 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स सेज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
और इसमें ये बोला जा रहा है कि 1 in the 3 species in India have found in the unique ecosystem with some of them exclusive to the region। और यहाँ पर आप देखते हैं बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम ध्यान वाला जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश हुआ है 1 जुलाई 1960 को और वर्क करेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और प्रीमियम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इन जूलॉजिकल सर्च एंड स्टडीज टू प्रमोट द सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड सर्च ऑफ द फना। फना होता है एनिमल स्पीसीज, जो किसी प्लेस में जो एनिमल स्पीसीज जो पाई जाती है उनको फना बोल देते हैं। लोगो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये एस्टेब्लिश हुआ 1 जुलाई 1916 को और डॉक्टर कैलाश चंद्रा जो प्रेजेंट इसके जो डायरेक्टर में देखने को मिलते हैं। और हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे कोलकाता वेस्ट बंगलो में। ध्यान रखना कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर भी आपको कोलकाता वेस्ट बंगलो में देखने को मिलेंगे। फिर ऑप्शन में कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने डाली थी, उसमें है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना आपने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो फाउंडेड हुई थी जून 1981 में और इसके हेडक्वार्टर को देहरादून उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा। और ये जो फॉरेस्ट सर्वे इसके द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं और इस्टेब्लिश हुआ था 1 जून 1981 में और प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल इसके श्री पंकज अग्रवाल। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसके द्वारा एक बाई एनुअल रिपोर्ट जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2 साल में एक बार जो इसके द्वारा जो पब्लिश की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो है 2019 की 16 एडिशन और ये फर्स्ट 1997 में पब्लिश की गई थी। इसको जो पब्लिश किया जाता है बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसने बोला कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है इंडिया में राइजेस हो गया अप टू 24.56% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। और ये जो रिमार्केबल फीट है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो इंक्रीज हुआ बाय 13 लाख हेक्टेयर इन अवर कंट्री। और टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो आता है हमारी कंट्री का ये रहता है 80.73 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 24.56% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री रहता है। अगर एज कम्पेयर टू 2017 के असेसमेंट की बात करें, ध्यान रखना हर 2 साल में होती है। अगर 2019 में अगर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है तो 2021 में हमें जो है ये रिपोर्ट जो देखने को मिलेगी। तो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट में 5180 स्क्वायर किलोमीटर इन द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री। और आपने एक बात ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंक्रीज जो फॉरेस्ट कवर में देखने को मिला वो देखने को मिला कर्नाटक में 1025 स्क्वायर किलोमीटर का। उसके बाद आंध्र प्रदेश 990 स्क्वायर किलोमीटर एंड केरला 823 स्क्वायर किलोमीटर। और एरिया वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एरिया जो फॉरेस्ट के अंडर है वो मध्य प्रदेश के पास हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा एरिया जो फॉरेस्ट कवर के अंडर है वो मध्य प्रदेश के पास है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश और इसको फॉलो कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। अब हम बात करते हैं कि टोटल ज्योग्राफिक एरिया जो है स्टेट का किसी का, उसके एरिया का सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है किस स्टेट के टोटल एरिया का सबसे ज्यादा परसेंटेज एरिया किस स्टेट का फॉरेस्ट के अंदर है। मान लीजिए किसी स्टेट का जो है 100 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो अगर मान लीजिए किसी स्टेट का अगर 95% जो है एरिया ही फॉरेस्ट के अंदर है, तो इस चीज को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का सबसे ज्यादा एरिया जो फॉरेस्ट के अंदर है मिजोरम का 85.41%। देखिए मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश के पास जो है सबसे ज्यादा एरिया जो है फॉरेस्ट के अंडर है, लेकिन ये मिजोरम की हम बात करते हैं, मिजोरम के टोटल एरिया का ही 85.41% जो है फॉरेस्ट के अंडर में देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश का 79.63%, मेघालय का 76.33%, मणिपुर का 75.46% और नागालैंड का 75.31%। और मैंग्रोव देखिए, मैंग्रोव कवर देखिए, मैंग्रोव होता है देखिए जो मड्स वगैरह या कीचड़ वगैरह के ऊपर जो झाड़ियां वगैरह लगती है, जैसे सुंदरबन में देखने को मिलता है। सुंदरी इनके ऊपर जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है ट्री सुंदरी में देखने को मिलता है, काफी सब जो झाड़ियां वगैरह इनके ऊपर जो लगती है और काफी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंग्रोव कवर जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स में जो कवर किए गए हैं 2019 में, और इसमें बोला गया है कि टोटल मैंग्रोव कवर हमारी कंट्री में 4975 स्क्वायर किलोमीटर और इंक्रीज हमें देखने को मिला है 54 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव कवर में एज कम्पेयर टू द 2017 असेसमेंट। और टॉप 3 स्टेट जो रहती हैं जिन्होंने जो है इंप्रूव किया है और सबसे ज्यादा इंक्रीज जो है मैंग्रोव कवर में हमें देखने को दिखाया है गुजरात। गुजरात ने सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है मैंग्रोव में 37 स्क्वायर किलोमीटर का। उसके बाद महाराष्ट्र 16 स्क्वायर किलोमीटर और उसके बाद ओडिशा 8 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये जो देखिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर वर्क करता है और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। और इसके फर्स्ट जो फाउंडर डायरेक्टर थे इसके वीबी शारिया साहब और फर्स्ट डायरेक्टर में देखने को मिलते हैं हेमेंद्र सिंह परमार। इसके हेडक्वार्टर आपको देहरादून में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट की जाती है अलॉन्ग विद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर। और ध्यान रखना ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट IUCN हमारे पास रहता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है इन फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड नेचर रिसोर्स रिलेटेड। और ये जो है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज के लिए काफी ज्यादा जो है ये फेमस रहती है। ये IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज ये लेके आती है और उसमें बताती है कि किस स्पीसीज को जो है कितना खतरा है। फाउंडेड हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को और इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल यूपीएससी बहुत पूछ रही है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है थियोडोर रूजवेल्ट CVN-71, ये हमें जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। तो ये क्या है? क्या ये एक अनआर्म्ड एरिया व्हीकल है? क्या ये फाइटर एयरक्राफ्ट है? क्या ये टैंक है या क्या एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर। तो
थियोडोर रोजवेल्ट जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमें देखने को मिलता है यूएसए का। तो देखिए ताइवान से रिलेटेड हमने पहले क्वेश्चन कवर किया, उसी से रिलेटेड फिर सीक्वेंसेस में न्यूज आई कि यूएस ने जो है वॉज किया, बोला कि हम जो है सपोर्ट करेंगे टू ताइवान एज चाइनीज इंक्रेशंस एंटर डे सेकंड। तो डे सेकंड में चाइनीज घुसपैठ जो है डे सेकंड में पहुंच गई, तो इससे रिलेटेड यूएस ने अपना रिस्पॉन्स दिया और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इनका जो एंटर कर गया साउथ चाइना सी में टू प्रमोट फ्रीडम्स ऑफ द सी। और यहाँ फाइल फोटो देख सकते हैं F/A-8F सुपर हॉर्नेट, ये इस तरह से यहाँ से जो है एयरक्राफ्ट उड़ रहा है यूएसएस के थियोडोर रोजवेल्ट से। तो ध्यान रखना हमने, थियोडोर रोजवेल्ट इनका जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसए का। तो इस तरह के जो है एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, इनके ऊपर इस तरह से जो है रनवे बने होते हैं ताकि यहाँ से जो एयरक्राफ्ट जो है उड़ान भर सके। इंडिया का आपको INS विक्रमादित्य देखने को मिलेगा। तो ये आप विकिपीडिया का कटआउट देख सकते हैं। यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट जो है 4th निमिट्ज क्लास न्यूक्लियर पावर्ड, देखिए एक न्यूक्लियर पावर्ड है एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस नेवी का। देखिए इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है और ये बोलती है कि जो भी बिलियनरीज है पूरे वर्ल्ड के, उनको ऊपर पेंडेमिक का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, कोविड-19 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और इंडिया के जो बिलियनरी है उनकी संपत्ति जो है 35% तक जो और इंक्रीज होगी है, ये रिपोर्ट जो बोलती है। तो ये जो इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट है ये जो है ऑक्सफैम के द्वारा जो है ये जो है रिसेंटली पब्लिश की गई है। तो देखिए इनइक्वालिटी से रिलेटेड अगर कोई आपको मेंस में आंसर लिखने को आता है तो आप जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो है कोट कर सकते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि इंडिया के जो बिलियनरीज है इनकी जो संपत्ति है ये 35% तक जो है इंक्रीज कर गई है। अब देखिए ऑक्सफैम है क्या, ऑक्सफैम जो है समूह है 20 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का जो कि फोकस करते हैं ऑन द एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। फाउंडेड हुई थी 1942 में बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल और ये जो एक मेजर नॉन प्रॉफिट ग्रुप है विद एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस। और इसके हेडक्वार्टर ऑक्सफैम के आपको देखने को मिलेंगे नैरोबी केनिया में, और नैरोबी केनिया में ही आपको जो है यूनाइटेड नेशन एनवर्ड प्रोग्राम हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे और ये फाउंडेड 1942 में। WHO को मैंने ऑप्शन में डाला था। WHO के बारे में देखिए हम काफी ज्यादा डिस्कस करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ और इस्टेब्लिश हुई है 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए हम 7 अप्रैल को जो हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की जाती है और इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे और टेड्रस एडेनोम जो है प्रेजेंट इसके डायरेक्टर जनरल में देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। दावोस मीटिंग हर साल होती है जिनेवा में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ध्यान रखना, ये जो है एक कोलोजनी जिनेवा बेस्ड एक स्विट्जरलैंड जिनेवा बेस्ड एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये फॉर्म हुआ था 24 जनवरी 1971 को और इनका मिशन स्टेट करता है कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी टू शेप ग्लोबल रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडास। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होस्ट करता है एनुअल मीटिंग एट द एंड ऑफ ईच जनवरी इन दावोस। दावोस एरिया आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड में, इन द ईस्टर्न एल्प्स रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड। और इसके फाउंडर हमें देखने को मिलते हैं क्लोस स्क्वाब जी और हेडक्वार्टर आपको इसको कोलोजनी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आपको इसके देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जैसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स होगी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, ग्लोबल ट्रैवल एंड कंपटीशन रिपोर्ट होगी, ग्लोबल IT रिपोर्ट होगी, इस तरह की रिपोर्ट से रिलीज करते हैं। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड देख लीजिए आप। वर्ल्ड बैंक जो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। और ये जो है कंप्राइज करता है टू इंस्टीट्यूशन, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और ये पार्ट रहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। और अगर इन दो इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो आप मिगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स अगर आप इसमें जो डाल देते हैं तो इन 5 ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बन जाएगा आपके पास फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक का आपको ध्यान रखना, ये फर्क रहता है। और IBRD जो रहता है ये मेन जो है आपके लोन प्रोवाइड करता है कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी आपकी IBRD वर्ल्ड बैंक की हमें देखने को मिलती है। और हेडक्वार्टर आपको जो इसके जो वाशिंगटन DC US में देखने को मिलेंगे। और ये जो IBRD है 189 कंट्रीज के मेंबर है और IDA की 173 कंट्रीज, और कंबाइंड हम बोल देते हैं कि वर्ल्ड बैंक की जो है 189 जो है मेंबर कंट्रीज है। और ये क्वेश्चन पहले CGL में पूछा जा चुका है। और डेबिस मलपास जो है इसके प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। देखिए स्लाइड में मैंने कवर किया हुआ है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है मिलकर जो बनता है जो कि लीवरेज करता है लोन टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, और इसमें आ जाएंगे आपके पास IBRD और IDA जो कि वर्ल्ड बैंक के पार्ट है। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मिगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। और ध्यान रखना इसकी मेंबरशिप 189 स्टेट्स तक हो गई है और 4 जुलाई 1944 को जो है ये इस्टेब्लिश हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिसर्च और रिपोर्ट से रिलेटेड आप देख लीजिए। तो देखिए ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट होगी, ग्लोबल IT रिपोर्ट होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये पहले UPSC में पूछा जा चुका है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गई, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट होगी, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हमें देखने को मिलती है।
नेक्स्ट वन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपके लिए जो फ्रेम किया हुआ है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स जो है मैंने आपसे पूछी है विद रिस्पेक्ट टू दी रेड फोर्ट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रहती है कि रेड फोर्ट की जो मेन आर्किटेक्ट है ये है उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है ताजमहल को भी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वेरी मच ट्रू है फ्रेंड्स। मेन आर्किटेक्ट जो है रेड फोर्ट के उस्ताद अहमद लाहौरी जी में देखने को मिलते हैं, और इनके द्वारा जो है ताजमहल को भी जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो जहां पर वन नहीं है उस स्टेटमेंट को हम काट देंगे। उसके बाद हम ध्यान रखना, इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007 एज अ पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो सेकंड देखिए सब में ये देखने की जरूरत भी नहीं थी इसको। थर्ड है, रेड फोर्ट अपीयर्स ऑन द बैक ऑफ द 2000 नोट ऑफ द महात्मा गांधी न्यू सीरीज ऑफ द इंडियन रूपी। अगर 2000 का नोट अभी आपके पास है तो आप उसमें देख लीजिए, इसके पीछे आपको जो है मंगलयान आपको जो देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो है रेड फोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट आपकी जो गलत हो जाएगी, तो जहां जहां पर थर्ड है उसको आप काट देंगे, ऑटोमेटिकली इनविलेशन से आपका आंसर आ जाएगा सी 1 सेकंड और 4। और आप ध्यान रखना, अप्रैल 2018 में जो दालमिया भारत ग्रुप है इसने अडॉप्टेड किया हुआ है रेड फोर्ट को फॉर इट्स मेंटेनेंस डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस एज पर कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 25 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स अंडर द गवर्नमेंट्स अडॉप्टर हेरिटेज स्कीम के तहत। तो ये आप विकिपीडिया का कटआउट देख सकते हैं। लोकेशन आपको ओल्ड दिल्ली इंडिया में देखने को मिलेगी रेड फोर्ट की। काफी एक हमारी आइकॉनिक एक विश्व धरोहर ये हमें देखने को मिलती है। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके जो है आपको जो मेन आर्किटेक्ट देखने को मिलेंगे, और शाहजहां जी के द्वारा इसका निर्माण जो है 22 मई 1638 को जो कराया गया था, जब जो है उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी आगरा से दिल्ली को। और उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मेन आर्किटेक्ट हैं, जो कि ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। और 15 अगस्त 1947 को जो है फर्स्ट पीएम जो थे हमारे प्यारे भारत के जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा यहाँ पर जो है नेशनल फ्लैग को जो रेज किया गया अबव द लाहौरी गेट। और एवरी ईयर इंडियन इंडिपेंडेंस डे के दिन 15 अगस्त को जो है पीएम जो है यहाँ पर जो है नेशनल फ्लैग हमारा ट्राई कलर है उसको जो यहाँ पर जो है लहराते हैं। तो न्यूज में रेड फोर्ट इसलिए था क्योंकि आपको पता है 26 जनवरी के दिन काफी ज्यादा जो है हमें वायलेंस जो है नेशनल कैपिटल में देखने को मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो है एक पीसफुल नॉन वायलेंट महात्मा गांधी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए प्रोटेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर आप देखते हैं निशान साहिब जो इनके द्वारा जो रेड फोर्ट में इंस्टॉल किया गया है। और आप ध्यान रखिए, झंडे को जो है तिरंगे झंडे को इन्होंने किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया है। नोट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, जो 2000 के जो न्यू सीरीज जो नोट्स है उनके बैक में आपको मंगलयान जो देखने को मिलेगा। 500 के न्यू नोट्स में आपको रेड फोर्ट दिल्ली का देखने को मिलेगा, और ओल्ड में आपको डांडी मार्च गांधी जी की देखने को मिलेगी। 200 के नोट्स में आपको सांची स्तूपा मध्य प्रदेश का देखने को मिलेगा। 100 के न्यू नोट में आपको रानी की वाव गुजरात देखने को मिलेगी। और 100 ओल्ड में आपको जो है माउंट कंचनजंगा जो कि ईस्टर्न हिमालय में आपको देखने को मिलती है। 50 के न्यू नोट में आपको हम्पी रथ कर्नाटक देखने को मिलता है, और 50 के ओल्ड नोट में आपको पार्लियामेंट देखने को मिलती है। 20 के न्यू नोट में एलोरा के महाराष्ट्र की देखने को मिलती है, और 20 ओल्ड में आपको माउंट हैरियट लाइट हाउस अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है। और 10 के न्यू नोट में आपको जो कोणार्क उड़ीसा देखने को मिलता है, जबकि 10 के ओल्ड में आपको राइनोसोरस एलिफेंट्स और टाइगर्स आपको देखने को मिलते हैं। 5 के नोट में आपको फार्मर जो प्रति करें फील्ड वो देखने को मिलता है। और 2 के नोट में आपको आर्यभट्टा जो कि फर्स्ट हमारी सैटेलाइट थी जिसको हम जो है 1975 में जिसको लॉन्च किया था, 19 अप्रैल 1975 आई थिंक ये डेट है। और न्यू नोट जो है ये 10, 100, 500 और 2000 की इनमें स्वच्छ भारत इमेज भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और एक बहुत अच्छी बात ये रहती है कि जो न्यू बैंक नोट है ऐसे 17 लैंग्वेज होती है, पर इसके साथ साथ इसमें ब्रेल लिपि को भी इसमें लगा दिया गया है। और आप ध्यान रखना, ब्रेल लिपि किसी प्रकार की लैंग्वेज नहीं है, ये जो है एक कोड होते हैं जिससे हमें पता लगता है क्या इस पे जो लिखा गया और लुइस ब्रेल के द्वारा जो इसको जो इन्वेंट किया गया था। तो ध्यान रखना आपने 17 लैंग्वेजेस जो है किसी भी नोट पे होती है, इसमें 16 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज होगी और एक इंग्लिश लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है। और इंग्लिश लैंग्वेज का आपने हमेशा ध्यान में रखना, जो 8 शेड्यूल में 22 हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश नहीं है, यानी कि इंग्लिश जो है हमारे कंट्री में किसी प्रकार की संवैधानिक लैंग्वेज नहीं है, अभी तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है प्राप्त नहीं है। जो ब्रेल कोड्स की हम बात करें, देखिए अगर 100 का अगर आप ओल्ड नोट देखेंगे तो आपको स्ट्रिप्स नहीं मिलेगी। नए नोट्स में आपको इस तरह से स्ट्रिप्स मिलेगी, ताकि जो भी हमारे ब्लाइंड जो पर्सन है वो जो है इनको छू के पता लगा सकें कि ये जो है कितने का नोट है। अडॉप्टर हेरिटेज स्कीम जो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री की इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और आप ध्यान रखना, अडॉप्टर हेरिटेज अपनी द्वारा अपनी पहचान ये स्कीम है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की एंड स्टेट्स एंड ड्यूटीज गवर्नमेंट्स की। और इसका एम रहता है कि एक सिनर्जी जो है डिफरेंट पार्टनर्स के ऊपर जो है डेवलप करनी है, डिफरेंट पार्टनर्स के बीच में फॉर रिस्पांसिबल टूरिज्म से रिलेटेड। तो अडॉप्टर हेरिटेज के तहत जो है दालमिया भारत लिमिटेड जो है उनके द्वारा रेड फोर्ट दिल्ली और गैंडीकोटा फोर्ट जो रहता है आंध्र प्रदेश में, इनको जो है अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद एडवेंचर टूर ऑपरेशन एसोसिएशन इंडिया के द्वारा जो है एरिया सराउंडिंग गंगोत्री टेम्पल एंड ट्रेल गोमुख उत्तराखंड और माउंट स्टोक कांगरी ट्रैक लद्दाख इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया है। फिर यात्रा ऑनलाइन के द्वारा जो है कुतुब मीनार दिल्ली, ले पैलेस लद्दाख, अजंता केव्स महाराष्ट्र और हम्पी हजाराम टेम्पल कर्नाटका। मिस बिलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है सुजाकुंड हरियाणा और एमसी एपीजे सुरेंद्रा पार्क लिमिटेड के द्वारा जो है जंतर मंतर दिल्ली।
और MS रेसवर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलिंगुअल ऑडियो गाइड एप्लीकेशन फॉर 5 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स, जो कि रहती है हमारे पास कोलवा बीच गोवा, कुमारकोम केरला, महाबोधि टेम्पल बिहार, अमर फोर्ट राजस्थान एंड काजीरंगा असम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आप ध्यान रखना, ये जो एक एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर मॉन्यूमेंट्स इन कंट्री, और ये 1861 में फाउंडेड हुई थी, और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल इसके जो है अलेक्जेंडर चुनिंगम हमें देखने को मिलते हैं, और 1861 में स्टैब्लिश हुई थी, और हेडक्वार्टर इसके आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे, और प्रेजेंट आपके वी विद्यावती जो है इसके IAS जो डायरेक्टर जनरल में देखने को मिलते हैं, और ASI को जो हेडेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जिनको असिस्ट किया जाता है बाय द एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स, और 2 ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिलते हैं, और 17 डायरेक्टर्स आपको इसमें जो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछी गई है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट है कि ये जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट द्वारा एस्टेब्लिश होती है, और इसमें बोला जा रहा है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश हुई है 1972 में बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है ये 2008 में एस्टेब्लिश हुई है बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट की गई, और उसके द्वारा 2008 में जो है ये जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को जो एस्टेब्लिश किया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरा रहता है, ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इसने जो है वन किया हुआ है प्रेस्टीजियस 2010 का जो क्लार्क आर बेविन वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट अवार्ड्स है फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग वर्क्स ऑन द वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट इन द कंट्री। तो फर्स्ट आपकी गलत हो जाएगी, सेकंड राइट हो जाएगी, पूछा गया करेक्ट। यहाँ पर आप नजर मानिए, यहाँ पर कहीं जो नॉट करेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप विकिपीडिया कट आउट दे सकते हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज to combat organized wildlife crime or wildlife protection. Amendment 2006 provisions came into force on 4/7/2006. It becomes operational in the year 2008, और इसके द्वारा बन किया गया prestigious 2010 का क्लार्क आर बेविन वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट अवार्ड्स फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग वर्क ऑन द वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट इन द कंट्री, जो कि इश्यू किया गया था। उसमें रोमेश के पांडे डिप्टी डायरेक्टर जो थे WCB के, और इसके ध्यान रखना 2006 में एस्टेब्लिश हुई है, और इसका मोटो रहता है फाइटिंग ट्रांसबॉर्डरी एनवायरमेंटल क्राइम, और हेडक्वार्टर आपको इसको जो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडिया 2021। तो बहुत ही एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट जो है हमारा इन्होंने नेक्स्ट फिजिकल ईयर 2021-22 में इन्होंने जो है बताया हुआ है। तो ये बताया हुआ है कि इंडिया जो है डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ 11.5% से ये जो ग्रो करेगा। और ध्यान रखना हमने इकोनॉमिक सर्वे जो है 2020-21 का इसने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि 2021-2022 में इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 11%, और इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने ही बोला हुआ है कि -7.7% ग्रोथ रेट जो है हमारी जो है 2020-21 में जो है रही फिजिकल ईयर में बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। लेकिन दोनों पॉजिटिव बता रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि 2021-22 में 11% के साथ जो इंडिया ग्रो करेगा, और IMF बोलता है 11.5% के साथ। तो ये आप देख सकते हैं, द हिंदू ये न्यूज है, इंडिया सेट टू ग्रो एट 11.5% इन द 2021 IMF। तो बाय 2022 एंड GDP जो एक्सपेक्टेड है टू बी 9% बिलो इट्स प्री पैंडेमिक प्रोजेक्टेड लेवल्स। तो ये IMF के द्वारा जो है ये घोषणा की गई, जो इनकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, इनके द्वारा ये जो अनाउंसमेंट की गई। अब देखिए IMF के बारे में आप देख लीजिए, ये विकिपीडिया की कटआउट है। IMF देखिए एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक की तरह, और इसके हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेंगे। इसके 190 कंट्रीज मेंबर है, जबकि वर्ल्ड बैंक के 199 है। ये वर्क्स टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world, while periodically depending on the World Bank for its resources। अब देखिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था जुलाई 1944 में एट द एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा वर्ल्ड बैंक को भी एस्टेब्लिश किया गया है। और IMF एस्टेब्लिश हुई है बाय दी हेनरी डेक्स्टर व्हाइट और जॉन मैरियार्ड किन्स के द्वारा। हेडक्वार्टर आपको इसको देखने को मिलेंगे वॉशिंगटन में। क्रिस्टीना जॉर्जिया जो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, और चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ जी हमें देखने को मिलती है, और ये स्टेब्लिश हुई थी जुलाई 1945 में। आपने इस बात और वाशिंगटन DC में जो है इसके जो हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। देखिए वो IMF और वर्ल्ड बैंक में जो है मेन जो फर्क आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड बैंक जो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को जो है कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए, कैपिटल प्रोजेक्ट्स में कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मान लीजिए रेलवे के कैपिटल प्रोजेक्ट हम बात करें तो रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो कैपिटल प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। तो कैपिटल प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है, लेकिन IMF जो है लोन देता है ऐसी कंट्रीज को जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जो है गुजर रही हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है किसी भी कंट्रीज की उसका एक्सपेंडिचर और उसकी इनकम में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो ये नेगेटिव होगा,
और यहाँ पर आपको फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगा। अगर एक्सपेंडिचर कम है और इनकम ज्यादा है तो वहां पर जो आपको सरप्लस मिलेगा उसको हम जो है फिजिकल सरप्लस भी जो है बोल देते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम कंट्रीज जो है ज्यादा डेवलपमेंट करने के ऊपर फोकस करती है, तो मैक्सिमम कंट्रीज का फिजिकल डेफिसिट जो है रहता ही रहता है, अपनी इनकम से ज्यादा जो है खर्चा करती है फॉर डेवलपमेंट के लिए। और आईएमएफ की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रहती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिजिकल मॉनिटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं आईएमएफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ये बोला गया है कि पूछा जा रहा है आपसे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फिक्स करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस आफ्टर टेकिंग टू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। देखिए तो इसमें रिकमेंडेशन ली जाती है, एमएसपी हमारी कंट्री में रिकमेंड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसको जो है रिकमेंड करता है, और अप्रूव जो है इसको फिर बाद में इसको अप्रूव जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है करती है। तो देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो अप्रूव कर दिया है कि एमएसपी फॉर कोपरा, तो ये न्यूज में थी, कोपरा जो डाइट व्हाइट पार्ट जो रहता है कोकोनट का, इट इज कोपरा। और आपने देखना एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इस प्राइस के ऊपर जो है प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे, लेकिन ये इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार ने फार्मर्स के लिए रखा होता है, जिसके ऊपर सरकार जो है किसानों से जो है फसलों को खरीदती है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जी के द्वारा जो है ये जो है प्रोक्योरमेंट होती है पीएमसी के द्वारा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ये ध्यान रखना हमने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्राइस होता है जो कि सेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट जो है परचेज करती है डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। और देखिए ये जो है इन प्रेजेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा 1.5 टाइम्स जो है ऑल इंडिया एवरेज बेटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से इसको सेटअप किया गया है, यानी कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगी उसकी 1.5 टाइम्स जो है उसकी कॉस्ट के जो है गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करेंगी, यानी कि 50% का मुनाफा जो सरकार देगी किसानों को। और इसमें हम ध्यान रखना एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर इसको जो 1.5 टाइम्स जो कर दिया गया है। और सिंस 2009 जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो फिक्स होता है एमएसपी फॉर क्रॉप बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड सप्लाई, प्राइस फ्लक्चुएशन, मार्केट प्राइस स्टैंड्स एट डिफरेंट कॉस्ट, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस, एग्रीकल्चर बेस्ड रेट्स। इन प्रेजेंट जो है 24 कमोडिटीज जो है कवर्ड होती है एमएसपी मैकेनिज्म के तहत। इसमें अगर हम अनाज की बात करें, की रिसर्च की बात करें, तो उसमें पैडी है, व्हीट है, मैजी है, सोरगम है, फिल मिलेट है और बार्ली। पल्सीज अगर दालों की अगर हम बात करें तो चिकपी, ग्रामी, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल, रागी। और अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो पीनट, रेप सीड, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर, सेफ्लोर और नाइजर सीड का हम ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, नाइजर से आप कंफ्यूज मत होना, नाइजर सीड भी जो एमएसपी के अंडर जो है कवर्ड है। कमर्शियल क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो कोपरा हो गया, डी हस्कड कोकोनट हो गया, कॉटन हो गया, रोजवुड हो गया, तंबाकू को भी कंफ्यूज मत करना, तंबाकू भी एमएसपी के अंडर जो कवर होता है। देखिए बहुत ज्यादा न्यूज में ये अभी थी द हिंदू में, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी आया था, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। तो बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट ये ऑटोबायोग्राफी किस बॉडी के रिलेटेड आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी जी की ये जो है ऑटोबायोग्राफी रहती है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। ये आप फोटो देख सकते हैं, हमारे फॉर्मर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हामिद अंसारी जी। और हामिद अंसारी जी ने अपनी बुक में जो है सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो इसमें जो है बताया हुआ है। और बाय मैनी हैप्पी एक्सीडेंट हम ध्यान रखना, ये ऑटोबायोग्राफी इनकी जो है रहती है, और काफी इंटरेस्टिंग इनका करियर है, ये जो है काफी कंट्रीज के जो है एम्बेसडर भी रहे हैं इंडिया से, और यूएन के रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के लिए भी रह चुके हैं हामिद अंसारी जी। देखिए डिफरेंट ऑटोबायोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे प्लेइंग इट इन माई वे, ये ऑटोबायोग्राफी आपको देखने को मिलेगी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की। विंग्स ऑफ फायर जो है ऑटोबायोग्राफी है ऑनरेबल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है हम हर साल जो 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इंपॉर्टेंट बुक्स जो रहती है कलाम साहब की, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, गाइडिंग सोल्स, द डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ, मिशन ऑफ इंडिया, अ विजन ऑफ इंडियन यूथ, टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस बियॉन्ड 2020, अ विजन फॉर टुमारोज इंडिया, द फैमिली एंड द नेशन। और फ्रीडम फाइटर्स की ऑटोबायोग्राफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे भगत सिंह की है ऑटोबायोग्राफी, व्हाई आई एम एन एथिस्ट होता है, जो किसी भी मतलब भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। बी आर अम्बेडकर की है वेटिंग फॉर अ वीजा, जवाहरलाल नेहरू की है एन ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी जी की देखने को मिलती है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, परमहंसा योगानंदा की रहती है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और राजेंद्र प्रसाद की रहती है आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 72nd जो रिपब्लिक डे परेड थी 2021 की, इसमें किस स्टेट को की झांकी को जो है बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ ध्यान रखना यूपी की जो झांकी है इसको बेस्ट झांकी, बेस्ट टेबलू का अवार्ड जो दिया गया है। तो आप यहाँ पे यूपी की टेबलू जो है देख सकते हैं, झांकी देख सकते हैं, जो कि राम मंदिर को जो है दिखा रही है। तो ये देखिए द हिंदू की न्यूज है, यूपी विंस बेस्ट टेबलू अवार्ड। और आप ध्यान रखना बेस्ट टेबलू अवार्ड इनको मिला हुआ है 32 टेबलुक्स,
और 17 जो है स्टेट्स और यूटी से थी, और 9 फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से थी, और 6 जो है यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्रीज की जो है हमें देखने को मिली। और शॉर्ट लिस्ट जो है झांकियों को रिपब्लिक डे परेड के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। त्रिपुरा की झांकी को जो सेकंड प्राइज दिया गया है, और त्रिपुरा की झांकी ने जो है बैम्बू क्राफ्ट, बांस के जो क्राफ्ट है उसको इसने जो शो किया था। ये आप उत्तराखंड की झांकी देख सकते हैं, मस्क डियर को इन्होंने शो किया हुआ था इसमें। तो मस्क डियर अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे हो जाता है। आप एक बार मस्क डियर को जो है सर्च जरूर करना विकिपीडिया में, दिस इज होमवर्क फॉर यू। और ध्यान रखना मस्क डियर जो रहता है ये स्टेट एनिमल रहता है उत्तराखंड का। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी क्योंकि लद्दाख की झांकी जो है हमें इसमें जो देखने को मिली फर्स्ट टाइम, और लद्दाख की झांकी ने जो है थिक्से मोनेस्ट्री को यहाँ पर जो दिखाया, ये थिक्से मोनेस्ट्री लद्दाख की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही सिंपल पूछा जा रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए देशों में से कौन से जो है G4 के मेंबर नहीं है, कौन सा देश G4 का मेंबर नहीं है। देखिए G4 कंट्रीज जो है ग्रुप ऑफ 4 नेशंस हैं जो कि अपने लिए जो है परमानेंट सीट जो है यूएनएससी में जो डिमांड करती है, और ये रिफॉर्म जो है यूनाइटेड नेशंस में जो है डिमांड करती है। इसके मेंबर आपको देखने को मिलेंगे इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राजील। इटली आपको इसका जो मेंबर जो देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है, हमने G4 नेशन कंप्राइज करेंगे ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। और ये 4 कंट्रीज जो कि स्पोर्ट्स करती है एक दूसरे की बीट गो फॉर परमानेंट सीट आती है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो है 2005 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था, और ये जो है रिफॉर्म्स की मांग करती है और एक्सपेंशन की मांग करती है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। और इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान इसके जो मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए G4 के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रहता है हमारे पास यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप। तो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप जो है G4 को टैकल करता है, G4 को अपोज करता है, और ये बोलता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी पॉसिबल एक्सपेंशन को ये जो है अपोज करता है। और इसको जो है सबसे पहले प्रपोज किया था इटली ने, और इटली की लीडरशिप में इसको जो फॉर्म किया गया था 19 फरवरी 2009 में। और इसके हमें मेंबर देखने को मिलते हैं इटली, साउथ कोरिया, कनाडा, स्पेन, मेक्सिको, टर्की, अर्जेंटीना, पाकिस्तान एंड माल्टा। तो ये कंट्री सपोज करती है हमारे G4 नेशंस को, जिसमें इंडिया, जापान, ब्राजील और साउथ कोरिया में देखने को मिलते हैं, जो कि परमानेंट सीट की डिमांड करते हैं यूएनएससी में। आई मेक अ पार्टन जर्मनी। तो ध्यान रखना हमने इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील जो है G4 के मेंबर हैं, इनको आपने मेमोराइज कर लेना। तो इंडिया से रिलेटेड जो काफी ज्यादा डिबेट होती है, द हिंदू में भी आर्टिकल आया था, इंडियाज यूएनएससी सीट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन, क्या इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। तो डिप्लोमेट है यूएसए की लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, इनके द्वारा ये जो है बोला गया कि एक मैटर ऑफ डिस्कशन है। देखिए मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो है इंडिया को जो परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात है पॉपुलेशन की। हर छठा जो बंदा है, हर छठा जो नागरिक है विश्व का जो इंडिविजुअल है, वो जो भारत का है। दूसरा, भारत की जो एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी रहती है। भारत जो है हेल्पिंग कंट्री है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट करती है। अभी हमने हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी, आप देखिए बहुत सी कंट्रीज को हमने वैक्सीन सप्लाई की। डिजास्टर वगैरह हो जाता है, कोई भी ग्लोबल ट्रेजेडी होती है तो इंडिया सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। और इंडिया की जो न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ये भी इंडिया को जो है एक बहुत अच्छी एक सॉफ्ट पावर जो बनाती है। और हेल्पिंग नेचर इंडिया जो हमें जनरली जो देखने को मिलता है। और फॉरेन फंडिंग जो है इंडिया करता है, हेल्प देता है इंडिया। और यूएन के जितने भी पीस कीपिंग फोर्सेस, उसमें हमारे लगभग 1,80,000 के आसपास जो हमारे सैनिक है इंडिया के, वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जो काम कर चुके हैं। और इंडिया जो है क्लाइमेट चेंज में भी जो बहुत अच्छा जो वर्क कर रहा है, और जो भी यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन होती हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उनको इंडिया जो है रेटिफाई करता है और उनको अप्रूव करता है। तो इससे जो है इंडिया का जो है काफी स्ट्रॉन्ग एक जो है कैंडिडेट जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हो जाता है। और देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो विनिंग जो कंट्री थी, उनको जो है इसमें परमानेंट सीट दी गई। तो ये वर्ल्ड वार सेकंड की रियलिटीज को रिप्रेजेंट करती है। प्रेजेंट जो रियलिटी है, जो कि जिसमें हमें और इमर्जिंग जो ग्लोबल सुपर पावर है, जैसे इंडिया है, इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर इंडिया में देखने को मिलती है। तो इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक परमानेंट सीट मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन समटाइम यूपीएससी इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेम करती है और उनको भी जो बच्चे गलत करके आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेंट्रल जू अथॉरिटी से रिलेटेड। पहली बात तो यह है कि जब सेंट्रल जू अथॉरिटी न्यूज में रहेगी तो बच्चे इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में और अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में रहती है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई है अंडर दी सेक्शन 38A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि ये जो अथॉरिटी है कंसीडर करती है चेयरमैन, बिल्कुल सही बात है, 2 मेंबर्स, लेकिन इसमें 2 मेंबर नहीं रहेंगे, इसमें 10 मेंबर्स रहेंगे। आपने ध्यान रखना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड भी पहले जो है इसके मेंबर से रिलेटेड जो है यूपीएससी गलत स्टेटमेंट फ्रेम कर चुकी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 3 फ्रॉम आरबीआई। तो इस तरह से मेंबर्स और चेयरमैन का भी आपको बताना चाहिए। इसमें ध्यान रखना इसमें चेयरमैन रहेगा और 10 मेंबर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा और एक मेंबर सेक्रेटरी देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली इज करेक्ट। तो इसलिए जब भी आप स्टडी करें तो थोड़ा डीपली स्टडी कीजिए। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है बॉडी है जो कि गवर्निंग करती है जूज इन अवर कंट्री और एफिलिएशन जूज को यही प्रोवाइड करती है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स
जो है जूस का ये मेंटेन करती है इंडिया में, और ये जो है एफिलिएट मेंबर है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम्स, और ये कंस्टिट्यूट हुई है अंडर दी सेक्शन 38A ऑफ दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, और अथॉरिटी कंस्टिट्यूट करेगी चेयरमैन, 10 मेंबर्स एंड मेंबर सेक्रेटरी, और मेन ऑब्जेक्टिव रहता है अथॉरिटी का इज टू कम्प्लीमेंट द नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, और किस तरह के स्टैंडर्ड जो है जूस में होने चाहिए, इनको ये मेंटेन करती है, और टेक्निकल सपोर्ट भी इवन प्रोवाइड करती है जूस को। तो ऐसा नहीं है कि ये रेगुलेटरी है, ये जो है टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो है जूस को ये प्रोवाइड करती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। देखिए स्टार्ट ट्रीटी जो है अभी न्यूज में काफी ज्यादा थी रिसेंटली, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप इसको जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन यूपीएससी में। तो स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, और ये जो है बिटवीन यूएसए और रशिया के बीच में ये एग्जिस्ट करती है। तो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी बाइलेटरल ट्रीटी है बिटवीन द यूएसए एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, लेकिन बाद में 1991 में इसकी डिसइंटीग्रेशन होगी, और बाद में रशिया और यूएसए ने इसको जो है कंटिन्यू रखा। ये देखिए ट्रीटी क्या करती है, इसमें बैड करती है इसकी सिग्नेचर ऑफ डेवलपिंग मोर देन 6000 न्यूक्लियर वेपन वॉरहेड्स और 1600 इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल का मतलब है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हिट करने की कैपेसिटी रखने वाली मिसाइल को हम इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल बोल देते हैं। तो आप ये द हिंदू की रिसेंट न्यूज देख सकते हैं, पुतिन साइंस लेजिस्लेशन एक्सटेंडिंग स्टार्ट ट्रीटी। तो रशियन प्रेसिडेंट जो रहते हैं व्लादिमीर पुतिन जी, इनके द्वारा जो है साइन कर दी गई स्टार्ट ट्रीटी को, जो कि एक न्यूक्लियर पैक्ट है बिटवीन रशिया एंड यूएसए, और ये जो एक्सटेंड हो गया बाई 5 ईयर्स तक। और ये जो है, और क्रेमलिन नाम देखना, रशियन फेडरेशन रशियन प्रेसिडेंट के ऑफिस को जनरली बोलने के लिए क्रेमलिन हम यूज कर देते हैं। इसने बोला कि जो न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है, रिमेनिंग आर्म्स रिडक्शन पैक्ट बिटवीन दी फॉर्मर कोल्ड वार राइवल्स। देखिए कोल्ड वार में क्या था, एक वेस्टर्न ब्लॉक था जो कि यूएसए के द्वारा लीडेड था, और ये एक जनरली डेमोक्रेटिक ब्लॉक था, और एक ईस्टर्न ब्लॉक था जो कि यूएसएसआर के द्वारा जो है लीडेड था, ये ईस्टर्न ब्लॉक था, और ये कम्युनिस्ट एक जो है ये ब्लॉक हमें देखने को मिला। ये दोनों सुपर पावर जो है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो उभरी, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट वार इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों को पता था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और वार हम डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट वार में ये इंगेज रही, इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी इसमें रही। कोल्ड वार एक ऐसा वार है जो कभी एक्चुअली फोर्ट किया ही नहीं गया, इसमें आर्मी का कभी यूज हुआ ही नहीं, इसमें बस ये था कि शक्ति प्रदर्शन किया जाता था, डिफरेंट कंट्रीज को डिप्लोमेटिकली अपने अंडर जो है किया जाता था। तो इस तरह से हम ध्यान रखना, लेकिन बाद में 1992 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया और कोल्ड वार आपका एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो आपने इसका ध्यान रखना। अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम ATUFS जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर जो है आपको जो देखने को मिलेगी। PIB की आप जो है इसमें न्यूज देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की, इसमें जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम को जो अपडेट करके अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम जो कर दिया गया है, जो कि जनवरी 2016 में इसको जो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली एक वोल्केनो है माउंट सिमरू, ये रिसेंटली इरप्टेड हो गया है, और इसके द्वारा काफी ज्यादा ऐश और स्मोक जो है 5.6 किलोमीटर तक जो है इसने फैला दी। तो इसमें आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि जो माउंट सिमरू है ये किस कंट्री में लोकेटेड है, तो माउंट सिमरू आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में। ये आप इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख सकते हैं, इंडोनेशियन सिमरू वोल्केनो इरप्ट्स स्प्यूज एज 5 किलोमीटर स्काई। तो वोल्केनो जो रहता है इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस में, जावा प्रोविंस में आपको ये सिमरू जो वोल्केनो देखने को मिलेगा, और इसके द्वारा 5.6 किलोमीटर तक जो है धुआं जो है फैला दिया गया। और इंडोनेशिया में नियरली 130 एक्टिव वोल्केनोज हैं जो कि किसी भी कंट्री से काफी ज्यादा है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा वोल्केनोज आपको किस कंट्री में देखने को मिलेंगे, तो आप ये इंडोनेशिया जवाब दे सकते हैं। और इसका टाइप रहता है स्ट्रेटो वोल्केनो और कंपोजिट वोल्केनो, ये जो है आपका रहता है। तो ये जो है आप एक इंडोनेशिया का मैप देख सकते हैं, दिस इज जावासी, और ये कैलिमंटन इनका जो है प्रोविंस इंडोनेशिया का रहता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माउंट सिमरू, जिसमें रिसेंटली जो इरप्शन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट है PSC, जो कि इंडिकेटर रहता है एनुअल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ग्रॉस ट्रांसफर फ्रॉम कंज्यूमर एंड टैक्सपेयर्स टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स आर अपडेटेड एंड पब्लिश्ड एनुअली बाय। तो देखिए यहाँ ध्यान रखना, इसको जो है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है इसको जो है अपडेट करती है और पब्लिश करती है एनुअली। ध्यान रखना प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट, तो आपने ध्यान रखना है प्रोड्यूसर्स सपोर्ट एस्टिमेट जो है एक इंडिकेटर है ऑफ एनुअल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ग्रॉस ट्रांसफर फ्रॉम कंज्यूमर एंड टैक्सपेयर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और ये मेजर होता है फार्म गेट लेबर और अराइजिंग फ्रॉम पॉलिसी मेजर दैट सपोर्ट एग्रीकल्चर रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और इंपैक्ट्स ऑन फार्म प्रोडक्शन इनकम। और इसको जो अपडेटेड और पब्लिश किया जाता है एनुअली बाय द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के द्वारा। OECD के बारे में जान लो, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो एक इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विद 37 मेंबर कंट्रीज, और ये फाउंड थी 1961 में टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। और आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है पेरिस बेस्ड, इसके मेंबर बनने के लिए जो है OECD के मेंबर बनना जो है
कंपलसरी है, और इंडिया ने रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो IEA के साथ जो साइन कर ली है। और OECD में जनरली आपको ऐसी कंट्रीज मिलेंगी जो कि हाई इनकम इकोनॉमीज होगी, और इनका जनरली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसमें जो स्कोर है इनका काफी ज्यादा हाई रहता है, और ये डेवलप कंट्रीज में आपको जो है ज्यादा जो देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कनाडा, US, मैक्सिको, आप यहाँ देख सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज आपको इसमें देखने को मिलेगी, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर आप जापान देख सकते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC के बारे में जान लीजिए। ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में आपको 13 कंट्रीज देखने को मिलेगी, अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वाटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, UAE एंड वेनेजुएला। और इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे वीना ऑस्ट्रिया में, और वियना में आपको जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेंगे। OPEC जो एस्टेब्लिश हुई थी 14 सितंबर 1960 में इन बगदाद बाय द फर्स्ट 5 मेंबर्स के थे आपके ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। और 1965 के हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया में आपको देखने को मिलेंगे। और 81.5% ऑफ द वर्ल्ड प्रूवन जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो आपको जो OPEC में जो देखने को मिलेंगे। और 44% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन जो है OPEC कंट्रीज के द्वारा जो की जाती है। और जनरली ये जो डिसीजन लेते हैं जो कि ऑयल प्राइसेस को जो काफी ज्यादा जो इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे एक्साइज कवच। तो एक्साइज कवच जो है बहुत ज्यादा जो है न्यूज में थी रिसेंटली। तो ये किससे रिलेटेड है? देखिए ये जो है एक ज्वाइंट एक्साइज है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एज वेल एज कोस्ट गार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास डी। ये जो है ज्वाइंट एक्साइज रहेगी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की। तो न्यूज इस तरह से आप देख सकते हैं, एक्साइज कवच विल एनहांस द फाइट टू ज्वाइंट वार फाइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। और जो 3 विंग्स है इंडियन आर्म फोर्सेज की विल बी होल्डिंग मासिव मिलिट्री एक्साइज कवच। और इसको जो है कंडक्ट किया जा रहा है अंडर दी अंडमान एंड निकोबार नेवल कमांड। और आपको ये भी बताना चाहिए कि अंडमान और अंडमान एंड निकोबार जो कमांड है ये ओनली ट्राई सर्विस जो है कमांड रहती है हमारी कंट्री की। तीनों सर्विस की जो इकट्ठा एक जो कमांड है ये अंडमान निकोबार कमांड हमारी कंट्री में एकमात्र रहती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कोस्ट गार्ड भी जो इसमें जो पार्टिसिपेट है, इसमें कोस्ट गार्ड ने जो है पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुपर इंपोर्टेंट कैटेगरी का रहता है, इसमें पूछा जाना है आपसे जेल टूरिज्म किस स्टेट गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव रहता है। तो जेल टूरिज्म जो है रिपब्लिक डे के दिन जो है लॉन्च किया गया है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू मेमोराइज दिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जेल टूरिज्म। तो यहाँ ध्यान रखना, जेल टूरिज्म एक इनिशिएटिव रहता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। इसमें जो भी जो फ्रीडम फाइटर से एसोसिएटेड जो जेल्स हैं यहाँ पर, वहां पर जो है जो भी रिसर्चर्स हैं या टूरिस्ट हैं वहां पर विजिट करेंगे, और जो भी इंटरेस्टिंग है वहां पर विजिट करने के लिए। इससे जो टूरिज्म भी प्रमोट होगा और सरकार का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। और द इंडियन एक्सप्रेस में जो है काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई थी कि व्हाट इज महाराष्ट्र जेल टूरिज्म इनिशिएटिव। तो इसमें बताया गया है कि जो सेकंड जो रिपब्लिक डे है इस दिन जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र का उनके द्वारा जो इसको जो लॉन्च किया गया फ्रॉम दी 150 ईयर ओल्ड यारबड़ा सेंट्रल जेल प्रिजन। ठीक है, और ये जो यारबड़ा जेल है कंस्ट्रक्टेड विद 1866 में, इसको यारबड़ा सेंट्रल प्रिजन बोला जाता है। और ये जो है लार्जेस्ट जेल है इन महाराष्ट्र, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है इन द कंट्री। और मैनी लीडर्स जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के हैं उनको जो इसमें जो है रखा जा चुका है। और इसमें जो है कैदियों की पॉपुलेशन जो लगभग जो 5000 के आसपास यहाँ पर कैदी रखे जा सकते हैं। और ये जो स्प्रेड है आपके 500 एकड़ तक। और प्रिजन कॉम्प्लेक्स में जो है मिनिमम सिक्योरिटी ओपन जेल भी है एंड वुमेन जेल भी आपको जो है इसके प्रीमिस में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपके साथ यहाँ पर जो है नॉलेज आपके लिए इकट्ठा किया हुआ है। महाराष्ट्र में देखिए 16 फंक्शनिंग प्रिजन है जो कि बिल्ड हुए थे 19th सेंचुरी में। और ओल्डेस्ट बिंग इनमें जो है बाइकुला डिस्ट्रिक्ट प्रिजन है मुंबई में, जो कि स्टार्ट हुआ था 1840 में। और नंबर ऑफ प्रिजन बिल्ड इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा जो है यहाँ पर जो 26 है, इंक्लूडिंग स्वतंत्रपुर ओपन जेल कॉलोनी सेट अप इन 1939 वेयर सम सीन्स ऑफ टीवी संथानम क्लासिक 2 आंदोलन 12 और 1957 वर फिल्म। महात्मा गांधी जो है इम्प्रिजन हुए थे यारबड़ा जेल में इन 3 टाइम्स फ्रॉम मार्च 1922 टू फरवरी 1924, from January 1932 to May 1933 and for 3 days in August 1933 according to the prison records। और लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक है वो भी यहाँ पर जो जेल हुई थी between 1898 and फरवरी 1899। पंडित मोतीलाल नेहरू भी जो है इस जेल में जो है इन्हें रखा जा चुका है इनको अगस्त 1930 में और दिसंबर 1930 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है यहाँ पर जो अगस्त 1930 से अक्टूबर 1930 के बीच में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्विस्ट यहाँ पर रहे थे बिटवीन अगस्त 1930 एंड नवंबर 1930 एंड जनवरी 1932 एंड अगस्त 1933। सरोजिनी नायडू जो है 12 डेज के लिए जो दिसंबर 1940 में यहाँ पर रखी गई थी। और सुभाष चंद्र बोस जो है अप्रैल टू मई 1936। और जहां पर जो है जिन बैरक्स में जो है महात्मा गांधी और अदर लीडर्स को जो हाउस किया गया था उनको जो है प्रेजेंटली जो प्रिजर्व किया गया है जेल डिपार्टमेंट के द्वारा। और जहां पर महात्मा गांधी जी को रखा गया था उसको गांधी यार्ड बोला जाता है। और ये वही यार्ड है जहां पर हिस्टोरिकल पूना पैक्ट जो है 1932 में जो साइन हुआ था बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
और यहाँ पर आज भी वो मैंगो ट्री है जिसके अंडर जो है दोनों लीडर्स ने जो है पूना पैक्ट साइन किया था। तो देखिए क्वेश्चन फ्रेम करने वाले एग्जामिनर के द्वारा ये भी पूछा जा सकता है कि एक पेड़ था यार्डवाड़ा जेल में जिसके अंडर जो पूना पैक्ट साइन हुआ था, तो वो किस चीज का पेड़ था, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो मैंगो ट्री आपने देखना, ये वहां पर जो है इसके नीचे पूना पैक्ट साइन किया गया था। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यार्डवाड़ा जेल में 2 हिस्टोरिक यार्ड्स हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी तिलक, एक गांधी यार्ड है और तिलक यार्ड है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक जो है फांसी यार्ड भी है और बहुत से इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स सच एज चपेकर ब्रदर्स जिनको एग्जीक्यूटिव फांसी पर चढ़ा दिया गया था 1899 में फॉर एसोसिनेशन ऑफ ब्रिटिश प्ले कमिश्नर पुणे डब्ल्यू सी रैंड। तो डब्ल्यू सी रैंड के मर्डर में जो है इनको जो है 1899 में जो है एग्जीक्यूटिव यहाँ पर जो कर दिया गया था और लास्ट एग्जीक्यूशन लास्ट ऑफ फांसी भी यहाँ पर चढ़ाया गया था। वो नवंबर 2012 में अजमल कसाब को भी यार्डवाला जेल के ही जो है एग्जीक्यूशन यार्ड जो फांसी यार्ड है वहां पर जो है 26/11 अटैक जो मास्टरमाइंड है और इनके जो इनकी बॉडीज को भी इसी प्रिजन के प्रीमिसेस के अंदर जो है बरीड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर में से नीचे दिए गए किस स्वतंत्रता सेनानी को कभी भी जो है याराबड़ा जेल में जो है कैदी बना के नहीं रखा गया था। तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू हमने अभी डिस्कस किए, इनको जो है याराबड़ा जेल में जो है कैदी बना के जो रखा जा चुका है, इनको यहाँ पर ट्रेन किया जा चुका है। वीर सभाकर को जो है यहाँ पर जो कैदी बना के नहीं रखा गया था। वीर सभाकर की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो जो सेंट्रल जो जेल रहती है अंडमान एंड निकोबार में, वहां पर जो इनको जो है इम्प्रिजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है काफी ज्यादा न्यूज में है, ये किसकी सब्सिडियरी बॉडी है। तो ये आप ध्यान रखना, काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक जो है सब्सिडियरी बॉडी है। इंडिया ने 1 जनवरी 2021 से जो है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन की जो शुरुआत कर दी है। आपको पता चाहिए 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएन के और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो है 2 इयर्स का टर्म होता है और हर साल जो 5 इनमें से जो है चेंज होते रहते हैं और इनको जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है चुना जाता है। और इंडिया को जो है 193 में से जो 184 वोट्स जो है पड़े थे फेवर में नॉन परमानेंट सीट के लिए। और जो भी डिसीजन होते हैं वो 3/5 के द्वारा होते हैं, यानी कि मिनिमम 9 जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल उनकी असेंट की जो इसमें जो जरूरत होती है उसके द्वारा जिसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास जो वीटो पावर होती है। अगर 5 परमानेंट मेंबर से कोई एक भी अगर मना कर देता है तो उसको वीटो माना जाता है और वो रेजोल्यूशन या प्रपोजल पास नहीं होता है। अगर कोई परमानेंट मेंबर जो है अब्सेंट रह जाता है रेजोल्यूशन पास होने के टाइम से तो अब्सेंटेशन को वीटो नहीं माना जाता है। तो देखिए न्यूज थी टाइम्स ऑफ इंडिया में आई हुई थी, चाइना वर्क टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम चेयरिंग की यूएनएससी टेररिज्म रिलेटेड बॉडीज। तो की जो यूनाइटेड नेशंस जो बॉडी है टेररिज्म रिलेटेड उनकी चेयरमैनशिप लेने से जो चाइना जो इंडिया को जो रोक रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट कमेटीज रहती है काउंटर टेररिज्म कमेटीज। ऑल्सो तालिबान एंड लीबिया सैंक्शन कमेटीज भी जो यूएनएससी की ही कमेटीज है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है 1267 जो कि अल कायदा और टेररिज्म से रिलेटेड है। देखिए ऑप्शन मैंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी डाला हुआ था, तो एफएटीएफ के बारे में आप जान लीजिए कि इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन G7 के इनिशिएटिव के द्वारा बना हुआ था। ये 1987 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसका मेन मकसद था मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना। बाद में जो 2001 में इसको एक्सपेंड करके इसमें जो टेररिज्म फाइनेंस भी कर दिए गए। इसमें इसके जो आपको 39 मेंबर जो देखने को मिलेंगे, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में और 1991 भी है और इंडिया भी जो इसका एक मेंबर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मेंटेन करता है 2 लिस्ट एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट फॉर्मली कॉल्ड कॉल फॉर एक्शन, और इसमें आपको जो है ईरान और नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेंगे, और एफएटीएफ ग्रे लिस्ट फॉर्मली कॉल्ड अदर मॉनिटर जुडिक्शंस। और आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक लिस्ट में जो नॉर्थ कोरिया और ईरान इसमें देखने को मिलेंगे, और एफएटीएफ की लिस्ट में 18 कंट्रीज है। इसमें आपको देखने को मिलेगी अल्बेनिया, बहामास, बार्बाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, घाना, आइलैंड, जमैका, मॉरिशस, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, उगांडा, यमन एंड जिम्बाब्वे। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो वन ऑफ द 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से एक है और ये चार्ज रहती है विद इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और रिकमेंडिंग करती है एडमिशन ऑफ न्यू यूएन मेंबर्स टू द जनरल असेंबली एंड अप्रूविंग एनी चेंजेस टू द यूएन चार्टर। और इसके पावर में इंक्लूड रहता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इनेक्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस एंड ऑथराइजिंग मिलिट्री एक्शंस। और यूएनएससी जो ओनली यूएन बॉडी है जो कि इशू करती है बाइंडिंग रेजोल्यूशन ऑन मेंबर स्टेट्स। और इसके आपको 5 परमानेंट मेंबर जो देखने को मिलेंगे, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और यूनाइटेड किंगडम, और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। टोटली 15 मेंबर ये बॉडी जो हमें जो देखने को मिलती है और स्टेब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जान लीजिए। संघाई पैक्ट किसको बोला जाता है, ये कि यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस रहता है। इसकी क्रिएशन अनाउंस हुई थी 15 जून 2001 को और इसके लीडर रहते हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 9 जून 2017 को अस्ताना समिट जो कि पहले कैपिटल थी कजाकिस्तान की, इंडिया और पाकिस्तान को एडमिट कर दिया गया और कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल चेंज करके नूर सुल्तान जो है अपनी कैपिटल का नाम जो है चेंज कर दिया है, नूर सुल्तान नाम रख दिया। 8 मेंबर्स के आपको देखने को मिलेंगे, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आसियान देखिए एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
और ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की एक जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरगवर्नमेंटल कॉर्पोरेशन है, जो कि फैसिलिटेट करती है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन एंड सोशल कल्चर इंटरेक्शन अमंग मेंबर एंड अदर कंट्रीज। एस्टैब्लिश हुई थी 8 अगस्त 1967 को बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन। हेडक्वार्टर आपको जकार्ता इंडोनेशिया कैपिटल में देखने को मिलेगा और 10 मेंबर्स इसके आपको देखने को मिलेंगे, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली हाल ही में किस देश के द्वारा जो है क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट को जो है होस्ट किया गया है 2021 की, ये वर्चुअली इनके द्वारा ये होस्ट की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है, ये हो जाता है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के द्वारा जो है रिसेंटली जो है क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट को जो होल्ड किया गया है और नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टरडम और यहाँ के हेग में आपको जो इंटरनेशनल क्लाइमेट कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो हेडक्वार्टर मिलेंगे। और आप ध्यान रखना, फ्रांस ने इस बार होस्ट की हुई है वन प्लेनेट समिट। तो दोनों ही फैक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मेक श्योर टू मेमोराइज देम। क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड की आप क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट की ऑफिशियल वेबसाइट का ये आप जो है कटआउट देख सकते हैं। तो इसमें ये बताया जाए कि क्लाइमेट इंटरनेशनल जो क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड है इसको ऑनलाइन होस्ट किया गया फ्रॉम 25 टू 26 जनवरी 2021 बाय द नीदरलैंड्स। नाकोला देखिए रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी और चाइना की आर्मी के बीच में जो है यहाँ पर जो मुठभेड़ हो गई थी छोटी सी। तो नाकुला में ऐसे इस तरह की घटनाएं होती नहीं थी। तो ये जो आपको नाकुला जो पास है ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। नाथुला हो गया, नाकुला हो गया, ये सारे सारे पासेज आपको सिक्किम में देखने को मिलेंगे। और सिक्किम जो है बाय द 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को जो स्टेटहुड मिला हुआ है। तो एक छोटा सा क्लैश इनके बीच हो गया। इंडियन एक्सप्रेस का आप देखते हैं, इंडियन चाइनीज ट्रूप्स क्लैश इन नकुला। या आप यहाँ पर जो सिक्किम का पास सिक्किम का जो मैप देख सकते हैं। सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा डोकाला पास भूटान के साथ, फिर छोला पास, टांगारला पास, ये सारे चाइना के साथ इनके पास है। गोराला पास, कुनग्यामी ला पास, कोंगरा ला पास, नकुला पास, ला पास और कचनजंगा जो माउंटेन पीक है 8,598 मीटर की इसकी जो हाइट रहती है, ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। और सिक्किम में आपको जो है नथुला पास भी जो है यहाँ पर चाइना बॉर्डर के पास देखने को मिलेगा। और चुम्बी वैली भी आपको जो यहाँ पर जो है सिक्किम के साथ देखने को मिलेगी। और सिक्किम को एक बार आप मैप में देख लीजिए, ये हमारी धरती और दिस इज अवर लविंग इंडिया। और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको देखने को मिलेगा सिक्किम, बाउंड्री टच करेगा। नॉर्थ में यहाँ पर आप चाइना देखेंगे, वेस्ट में इसके जो है आपको नेपाल देखने को मिलेगा और ईस्ट में आपको यहाँ पर भूटान देखने को मिलेगा। और सिक्किम बॉर्डर शेयर करेगा आपके वेस्ट बंगाल के साथ और कैपिटल रहती है सिक्किम की गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। देखिए आरबीआई ने रिसेंटली जो है डिसाइड किया कि ये जो कंटिन्यू करेंगे अपना एकोमोडेटिव स्टेंस। तो आपसे अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में ये इन्होंने अनाउंस किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एकोमोडेटिव स्टेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए एकोमोडेटिव स्टेंस का मतलब होता है जब आरबीआई जो है रिड्यूस करेगा पॉलिसी रेट, ताकि जो है मनी सप्लाई जो है इंक्रीज हो सके इकोनॉमी में। देखिए जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, मान लीजिए आपको पहले जो है 10% के ऊपर लोन मिल रहा था, अब जो आरबीआई आपको 4% के ऊपर लोन या बैंक से 4% के ऊपर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप पैसा जो है लेंगे, लोन आप लेना पसंद करेंगे। और सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट कम है तो आप बैंकों में पैसा सेव रखने के बजाय उसको इन्वेस्ट करेंगे, जिससे मनी सप्लाई जो इकोनॉमी ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है। मनी सप्लाई जब लिक्विडिटी इकोनॉमी में इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है और सप्लाई भी बढ़ती है। तो इसको बोलते हैं हम एकोमोडेटिव स्टांस। इसमें आरबीआई जो है रिड्यूस करेगा पॉलिसी रेट्स, ताकि जो है मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में जो बढ़ सके। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो 3 तरह के स्टैंस होते हैं, एकोमोडेटिव स्टैंस, न्यूट्रल स्टैंस और कैलिब्रेटिव टाइटनिंग स्टैंस। एकोमोडेटिव स्टैंस में क्या होता है, आपने ध्यान रखना, आरबीआई जो रिड्यूस करेगा अपने पॉलिसी रेट्स को ताकि मनी सप्लाई इकोनॉमी इंक्रीज हो सके। और इस स्टांस में जो पॉलिसी रेट नॉर्मली डिक्रीज होंगे और यूजली इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है जब स्लो डाउन जो इकोनॉमी में चला हुआ हो। न्यूट्रल स्टांस होता है जब आरबीआई के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आइदर वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं पॉलिसी रेट्स को, टेकिंग इनटू अकाउंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो प्रेजेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन चली हुई है उस हिसाब से ये इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इस टेंस में जो की पॉलिसी रेट जो वुड मूव इन आइदर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन जो पॉलिसी रेट जा सकते हैं। यूजली दिस पॉलिसी अडॉप्टेड व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज स्टेबल। और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टैंस का मतलब होता है कि इसमें जो है आरबीआई जो आइदर कीप करेगा रेट्स कांस्टेंट और इंक्रीज दी रेट्स। ध्यान रखना कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टैंस में या तो रेट्स कांस्टेंट रहेंगे या इंक्रीज किए जाएंगे। और इस टेंस में जो की पॉलिसी रेट जो आइदर रिमेन अनचेंज्ड और इंक्रीज, डिक्रीज इन पॉलिसी रेट इज रूल्ड आउट। यूजली दिस पॉलिसी अडॉप्टेड व्हेन देयर आर कंसर्न्स ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया में जो प्रैक्टिस जो रहती है कि जो प्रेसिडेंट जो एड्रेसिंग करता है पार्लियामेंट वो ट्रेस बैक होती है। देखिए प्रेसिडेंट जो है एक जो फर्स्ट सेशन जो रहता है हर एक ईयर का, नई साल का, जैसे 2021 का जो फर्स्ट सेशन जो रहा, इसको प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया। दूसरा रहता है कि जब भी नई लोकसभा बनती है तो जब वो फर्स्ट टाइम मीट करती है, उनका पहला जो सेशन होता है, तो उस ज्वाइंट सेशन को भी जो प्रेसिडेंट जो एड्रेस करते हैं। और ध्यान रखना ज्वाइंट जो सीटिंग होती है
उसको प्रिजाइड जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, लेकिन एड्रेस जो है प्रेसिडेंट करेंगे। और ये प्रैक्टिस जो है ट्रेस बैक होती है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में जो है एक एडिटोरियल आया हुआ था, उसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, वहां से मैंने उठाया हुआ। देखिए यूके में हिस्ट्री जो रहती है मोनार्की वो एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, गोज बैक होती है 16th सेंचुरी में। और यूएसए में प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने जो एड्रेस किया था कांग्रेस को फर्स्ट टाइम इन 1790। इंडिया में जो प्रैक्टिस जो रहती है प्रेसिडेंट की एड्रेसिंग पार्लियामेंट कैन बी ट्रेस बैक टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसके द्वारा जो गवर्नर जनरल जो थे वो जो एड्रेस करते थे लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट को। फिर जब जो हमारा देश देखिए, जब हमारा देश जो आजाद हुआ तो उस दौरान जो राजेंद्र प्रसाद ने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। 31 जनवरी 1950 को भी उन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो है लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग को जो है एड्रेस किया। और ज्वाइंट सीटिंग जो है आपको 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी, 2 हाउसेस की। और आर्टिकल 87 जो है प्रोवाइड करता है 2 स्पेशल ओकेजन जिस दौरान जो प्रेसिडेंट एड्रेस करना है ज्वाइंट सीटिंग। फर्स्ट रहता है कि एड्रेस करना ओपनिंग सेशन ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन, और दूसरा रहता है फर्स्ट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन ईच ईयर। पहले देखिए ऐसा होता था कि हर एक जो सेशन होता है, चाहे मानसून सेशन है, चाहे विंटर सेशन है, चाहे बजट सेशन है, सबको एड्रेस करना पड़ता था प्रेसिडेंट को, किसी नए सेशन को एड्रेस करना पड़ता था प्रेसिडेंट को। लेकिन बाद में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 हुई और सिर्फ 2 ही स्टेंसेस रखे गए जहां पर जो है प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा पार्लियामेंट को। फर्स्ट रखा गया फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और दूसरा रह गया कि फर्स्ट जो सीटिंग रहेगी नए लेजिस्लेटर के फॉर्म के बाद लोकसभा इलेक्शन के बाद उस दौरान। तो देखिए यहाँ पर कवर किया हुआ, जब हमारा संविधान जो है फोर्स में आ गया तो प्रेसिडेंट को रिक्वायर्ड था कि उनको एड्रेस करना पड़ा था हर एक सेशन ऑफ पार्लियामेंट को। और ड्यूरिंग द प्रोविंशियल पार्लियामेंट 1950 प्रेसिडेंट प्रसाद ने एड्रेस किया बिफोर एवरी सेशन। लेकिन बाद में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 किया गया और इसके द्वारा पोजीशन मेड कर दी गई प्रेसिडेंट एड्रेस वंस अ ईयर। तो अब साल में एक ही बार जो है प्रेसिडेंट को एड्रेस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है। पहला बोला गया कि प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द हाउसेस एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोअर हाउस मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सही बात है, जब लोकसभा न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा जो होती है इलेक्शन के बाद वो फर्स्ट टाइम जो मिलती है तो उस ज्वाइंट मीटिंग को जो है प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। दूसरा रहता है कि प्रेसिडेंट जो एड्रेस करते हैं बोथ द हाउसेस एट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो फर्स्ट सेशन जो रहता है हर एक साल का, उसको भी जो है एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट बोथ हाउसेस के। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी, तो राइट आंसर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और वर्ल्ड बैंक ने जो है रिसेंटली साइन किया हुआ है $500 मिलियन की स्टार्स प्रोग्राम डील। स्टार का मतलब है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ये 6 स्टेट्स में जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये रिलेटेड रहता है हमारे इक्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया से रिलेटेड। यहाँ पर आप ऑल इंडिया रेडियो की जो है न्यूज देख सकते हैं। इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन कर दिया $500 मिलियन प्रोग्राम टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने जो है साइन कर लिया इस तरह से ये डील। और ये जो स्टार जो प्रोग्राम्स है स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, ये जो है रहता है टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो क्वालिटी और गवर्नेंस जो रहती है स्कूल एजुकेशन इसके तहत इंप्रूव किया जाएगा। और ये 6 इंडियन स्टेट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। और सम 250 मिलियन के आसपास जो है 2,50,00,000 के आसपास जो स्टूडेंट्स जो बच्चे जो है इसमें बेनिफिट होंगे इन दी एज ग्रुप ऑफ 6 to 17। और 15 लाख के आसपास 1.5 मिलियन स्कूल बेनिफिट होंगे और 10 मिलियन और 1 करोड़ के आसपास टीचर जो इसमें जो बेनिफिट होंगे। और ये जो स्टार्स प्रोग्राम है ये बिल्ड्स ऑन लॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक सिंस 1994 फॉर स्ट्रेंथनिंग पब्लिक स्कूल एजुकेशन एंड टू सपोर्ट द कंट्रीज गोल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए BN श्री कृष्णा कमेटी जो रिसेंटली जो न्यूज में थी, तो BN श्री कृष्णा कमेटी रहती है हमारी डाटा प्रोटेक्शन एंड फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। देखिए जब भी मान लीजिए आपको डाटा प्रोटेक्शन रिलेटेड कोई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने उसमें कंक्लूजन देना, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि हमें BN श्री कृष्णा कमेटी जो रिकमेंडेशन को फॉलो करना चाहिए। कुछ जो रिकमेंडेशन उनको कोड कर देंगे आप, तो मेंस में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए कमेटी ऑफ एक्सपर्ट जो डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर जो इंडिया में कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड जस्टिस BN श्री कृष्णा जी, और इसको कंस्टिट्यूट किया था गवर्नमेंट द्वारा इन 2017। और इसमें 2018 में रिपोर्ट सबमिट की थी और कमेटी ने ऑल्सो ब्रॉट किया था ड्राफ्ट पर्सन डाटा प्रोटेक्शन बिल। और फ्रेमवर्क ने सीखा था पुट इन प्लेस अ कल्चर ऑफ प्राइवेसी बाय डिजाइन एंड प्रोमोटिंग कांसेप्ट्स सच एज कंसेंट फ्रेमवर्क, पर्पस लिमिटेशन, स्टोरेज लिमिटेशन एंड डाटा मिनिमाइजिंग अमंग वेरियस अदर प्राइवेसी ओरिएंटेड कांसेप्ट्स। और देखिए डिफरेंट कमेटीज और किससे रिलेटेड, और देखिए डॉक्टर कस्तूरी रंजन जो कमेटी है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड है जो हाल ही में जो है लागू हुई है। अशोक धलवाई कमेटी जो डबलिंग फार्मर इनकम से रिलेटेड है। रणबीर सिंह कमेटी जो है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म से रिलेटेड है। श्री नंदन नीलकेलनी कमेटी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। और केवी कामत कमेटी जो है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन इंपैक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मैस्क्रेड 2021। मैस्क्रेड का मतलब मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड कॉन्फ्रेंस। तो ये जो आपके फिकी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो आपने ध्यान रखना मैस्क्रेड जो रहती है मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड,
ये फिकी के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज की गई है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आप देख सकते हैं पीआईबी की ये न्यूज रहती है 21 जनवरी 2021 की। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा के द्वारा जो है 7th एडिशन जो रहती है मैस्क्रेड 2021 ऑर्गेनाइज की गई बाय फिकी, स्मगलिंग एंड काउंटरफीट ट्रेड को होल्ड बैक करने के लिए, और जो कि इंपैक्ट करता है हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी एंड ट्रेड सेफ्टी एज फॉर कंज्यूमर्स। और ये जो मैस्क्रेड की जो है 7th एडिशन में देखने को मिलती है, मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफीट ट्रेड। और ये जो है फिकी कैस्केड के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जाती है। देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी, देखिए एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और एक एडवोकेसी ग्रुप्स है इंडिया की, और ये स्टेब्लिश 1927 में, और इसके लिए एडवाइस दी थी महात्मा गांधी जी ने, और इसको स्टेब्लिश किया गया था बाय जेडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जी के द्वारा। और ये 1927 में जो स्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर आपको इसके न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे, और उदय शंकर इसके जो है प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे, और सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चुनाई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, देखिए जो एटीए कार्नेट है वो फिकी के द्वारा जो इशू किए जाते हैं, और एटीए कार्नेट जो है फिकी के द्वारा इशू किया जाता है, और इंडिया की जो सोल जो नेशनल इशूइंग और ग्रांटिंग एसोसिएशन एटीए कार्नेट्स की वो फिकी है। और एटीए कार्नेट्स यूज किए जाते हैं बाय टीवी, फिल्म क्रूज, जर्नलिस्ट, इंजीनियर्स, म्यूजिशियंस और इंडस्ट्री फॉर टेम्पररी मूविंग इक्विपमेंट अक्रॉस बॉर्डर। इक्विपमेंट होता है कोई जो भी इनके उपकरण है उनको अक्रॉस द बॉर्डर मूव करने के लिए जो है एटीए कार्नेट्स का यूज होता है। और इन्वेस्ट इंडिया में ध्यान रखना, इन्वेस्ट इंडिया एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फिकी। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द फिकी 51% इक्विटी एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड के बीच में 34% और स्टेट गवर्नमेंट से 0.5%। इन्वेस्ट इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है इन्वेस्ट इंडिया को जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को जो है विनर ऑफ 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड जो है दिया गया। तो ध्यान रखना इन्वेस्ट इंडिया जो रहती है जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी इंडिया की, इसको जो है 2020 का यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड जो है मिला हुआ है बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंसर्न रहता है विद रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं गुड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आल्सो। और ट्रिप्स जो रहती है ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो भी डब्ल्यूटीओ की रहती है। पहले ये जो गेट था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, बाद में 1 जनवरी 1995 से जो है ये हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेंबर है 164 इसके मेंबर स्टेट्स रहती है, और ये जो है डिस्प्यूट भी जो है रिजॉल्व करते हैं बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। जो डिपार्टमेंट जो रहता है फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट मेजर्स फॉर ग्रोथ एंड ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर कीपिंग व्यू द नेशनल प्रायोरिटीज एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए भी ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इसी डिपार्टमेंट के थ्रू जो हमारी कंट्री में आती है। और करंट मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल साहब हैं, और टॉप ब्यूरोक्रेट जो डॉक्टर गुरु प्रसाद मोहपत्रा जी हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी चंद्रशेखर लिमिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टार हैविंग मास लेस देन चंद्रशेखर लिमिट 1.4 टाइम्स द सन इवेंचुअली कोलैप्स टू फॉर्म अ ब्लैक होल। देखिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाती है, ये उल्टी दे दी है, ज्यादा होना चाहिए इससे, तभी वो ब्लैक होल के रूप में बाद में कोलैप्स हो सकता है। इनकी जो चंद्रशेखर लिमिट है 1.4 टाइम्स दी मास ऑफ द सन, इससे अगर किसी प्लैनेट का मास जो है ज्यादा है तब वो कोलैप्स करेगा। नेक्स्ट आता है मासिव स्टार हैविंग मास मोर देन द चंद्रशेखर लिमिट इवेंचुअली कोलैप्स टू बिकम्स। देखिए उल्टी स्टेटमेंट दे दी है, यहाँ पर ब्लैक होल होना चाहिए था और यहाँ पर व्हाइट ड्वार्फ होना चाहिए था, तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें जो है गलत है, तो नाइदर वन नॉर फर्स्ट आर करेक्ट। जो चंद्रशेखर लिमिट का हम ध्यान रखना है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। और एनी व्हाइट ड्वार्फ जो कि लेस देन रहता है दिस मास, वो जो स्टे रहेगा हमेशा व्हाइट ड्वार्फ फॉरएवर। और ऐसा स्टार जिसका वेट जो मास जो एक्सीड हो जाता है चंद्रशेखर लिमिट से, वो जो बाद में एक्सपोनेंशियल सुपरनोवा के रूप में हो सकता है, और बाद में अगर बहुत लार्ज वो हो जाए तो इवन वो जो बाद में जो ब्लैक होल भी जो फॉर्म कर सकता है। देखिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 के बारे में पूछा गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की गई है, तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिलीज किया जाता है। और ये जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का जो है 16 एडिशन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, और इन्होंने देखिए नए ग्लोबल रिस्क जो दिए हुए हैं, इसमें इन्होंने बोला हुआ है इमर्जिंग रिस्क जो है उसमें है ह्यूमन हेल्थ, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, वाइडनिंग डिजिटल डिवाइड्स। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि जो लोग मोबाइल फोन्स और इंटरनेट वगैरह यूज करना जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, उनके बीच में जो डिवाइड है उसको डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। यूथ डिसइल्यूजमेंट और जियो पॉलिटिकल जो फ्रेगमेंटेशन आज डेट में हो रही है, आइसोलेशन हम देख सकते हैं। अमेरिका फर्स्ट पोस्ट डोनाल्ड ट्रम्प की हम देख सकते हैं। प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी चली हुई है, ट्रेड वार चले हुए हैं, तो ये सारे जो जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, ये जो है इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2020 का, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है। तो देखिए इसमें इंडिया की रैंक है 86, और इसको टॉप में आपको देखने को मिलेंगे न्यूजीलैंड,
और डेनमार्क, दोनों के दोनों इसमें टॉप में है। तो ये आप न्यूज देख सकते हैं, इंडिया रैंक 36 ऑन द ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2020, और इंडिया का स्कोर अब बार हो गया 40 फ्रॉम 2019 में 41, अब हो गया 40। और ध्यान रखना ये 0 to 100 इसमें स्कोर रहता है। 0 का मतलब हाईली करप्ट और 100 का मतलब बिल्कुल क्लीन कंट्री जहां पर बिल्कुल करप्शन ना हो। और 2020 में इंडिया की रैंक हो गया 80 से 86, और एनुअल इंडेक्स रैंक करता है 180 कंट्रीज को, और इस इंडेक्स को जो है रिलीज किया जाता है बाय दी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि जिनेवा बेस्ड हमें देखने को मिलता है, एक पॉलिसी थिंक टैंक ये हमें देखने को मिलता है। और इसका स्केल रहता है 0 to 100। 0 सिग्नाइज करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन, और 100 इज वेरी क्लीन। डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने टॉप किया लिस्ट, और 88 का स्कोर है, और सीरिया का स्कोर है 14, और सोमालिया और साउथ सुडान का स्कोर है 12, और ये जो है सबसे लास्ट में इनको जो है रैंक किया गया है। और मोर देन जो 2/3 ऑफ कंट्रीज है उनका स्कोर जो बिलो 50 है, विद ग्लोबल एवरेज स्कोर ऑफ जस्ट 43। तो ग्लोबल एवरेज स्कोर है 43। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को बर्लिन जर्मनी में, एक इंटरनेशनल एनजीओ ये आपको देखने को मिलेगा, और एक नॉन फॉर प्रॉफिट ये ऑर्गेनाइजेशन है, और मैनेजिंग डायरेक्टर आपको पैट्रिका बोर्नियस की आपको देखने को मिलेगी। और इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहती है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, और दूसरी रहती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो नेक्स्ट आपसे पूछा था व्हाट इज माइस टूरिज्म। देखिए माइस टूरिज्म, पहले आपको माइस की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, और गुजरात गवर्नमेंट रिसेंटली अपनी टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च किया, और वो जो है गुजरात को एक माइस टूरिज्म हब के रूप में जो प्रमोट करना चाहते हैं। तो माइस में एम का मतलब है मीटिंग्स, आई का मतलब है इंसेंटिव्स, सी का मतलब है कॉन्फ्रेंसेस, और ई का मतलब है एग्जीबिशंस, और ये रिलेटेड रहता है हमारे बिजनेस टूरिज्म से रिलेटेड। तो ये आप इंडियन एक्सप्रेस का जो है आर्टिकल देख सकते हैं 14 जनवरी 2021 का। तो गुजरात चाहता है कि वो अपने आप को जो है अचीव करना चाहते हैं, न्यू माइस टूरिज्म पॉलिसी इन्होंने लेके आए हैं, अपने आप को एक माइस टूरिज्म हब के रूप में अपने आप को जो प्रमोट करना चाहते हैं। तो माइस की फुल फॉर्म रहती है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस, और ये एक बिजनेस टूरिज्म ये जो है रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान है उसमें एक्सप्लिसिटली का मतलब है साफ तौर पर, मतलब साफ तौर पर लिखी हुई है, और एक होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि वो साफ तौर पर लिखी तो नहीं है लेकिन उसमें निहित है, उसकी सेंस में वो जो है निहित है। ओके, तो एक्सप्लिसिटली मेंशन है डेट ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको प्रीमियम में मिलेगी 26 नवंबर 1949। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीमियम में आपको जो देखने को मिल जाएगी, तो फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो 29 जनवरी को होती है ऑफिशियली डिनोट्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे फेस्टिविटीज। बिल्कुल सही बात है, जो रिपब्लिक डे जो फेस्टिवल हमारी कंट्री में मनाया जाता है उसको बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो होती है 29 जनवरी को, उसके द्वारा उसको एंड किया जाता है। तो वो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएंगी। तो ये आप परमीबल दे सकते हैं। परमीबल क्या बोलती है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब है कि अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, पीपल। तो परमीबल पहली चीज हमें बताती है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज पीपल। हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि जो नेचर ऑफ स्टेट है हमारी कंट्री का, ये सोवरन है, हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, हम आजाद हैं। सोशलिस्ट है, सोशलिज्म हमारे में फॉलो किया जाता है। सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, हम किसी भी हम सभी धर्मों को जो है बराबर मानते हैं। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और हमारे यहाँ पर जो है एक लोकतांत्रिक जो है प्रजातंत्र हमें देखने को जो है मिलता है। और ये जो नेचर ऑफ स्टेट है, और सिक्योर करते हैं ऑल सिटीजन of justice, socio-economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nations. These are the objective of our constitution. Or in our constitutional assembly, the 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. तो constitution adopt करने की, enact करने की डेट इसमें दी गई है 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर को हमारे साथ जो constitution डे जो है सेलिब्रेट हम करते हैं। और परमीबल में जो है एक ही बार अमेंडमेंट हुई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसके द्वारा जो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो है परमीबल में जो है ऐड किया गया था। और बीटिंग द रिट्रीट जो है ऑफिशियल डिनोट्स करता है एंड ऑफ द रिपब्लिक डे फेस्टिविटीज। इट इज कंडक्टेड ऑन द इवनिंग ऑफ द जनवरी 29, द थर्ड डे आफ्टर द रिपब्लिक डे। देखिए रिपब्लिक डे का मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ, और हेड ऑफ द स्टेट जो है हमारे लोगों के द्वारा जो चुना गया प्रेसिडेंट, हमारे अपने देश का प्रेसिडेंट, लोगों का प्रेसिडेंट जो है वो जो हेड ऑफ द स्टेट बन गए। तो रिपब्लिक का मतलब ऐसा होता है ऐसा देश जहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो है लोगों के द्वारा चुना जाए, उस कंट्री को हम रिपब्लिक बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी रहता है, बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन होल्ड द एनुअल डावोस डायलॉग समिट। तो एनुअल डावोस डायलॉग समिट स्विट्जरलैंड में होती है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो डावोस जो समिट होती है ऑर्गेनाइज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये एनुअल इवेंट रहता है डावोस स्विट्जरलैंड में, और ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस लीडर को सीख करता है। और पीएम मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा इसको जो अटेंड किया गया वर्चुअली। और डावोस एजेंडा 2021 जो आल्सो मार्क द लॉन्च ऑफ
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव, तो ध्यान रखना हमने ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव किसका हमें देखने को मिलता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है, ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव किसका, तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड, आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका मैंडेट रहता है टू हेल्प मेंबर रिस्पॉन्ड टू द मेजर ऑयल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड रहता है कैंडिडेट कंट्री टू आईईए मस्ट बी ए मेंबर कंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दोनों स्टेटमेंट जो इसमें जो ठीक हो जाएंगी, तो वो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है करेक्ट। देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो एस्टेब्लिश हुई थी 1974 में, आफ्टर दी 1973-74 ऑयल क्राइसिस उसमें हुई थी, उसके बाद इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था टू हेल्प इट्स मेंबर रिस्पॉन्ड टू द मेजर ऑयल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, रोल इट कंटिन्यूज टू फुलफिलिंग टुडे। और आईईए's मैंडेट रहता है एक्सपेंडेड ओवर टाइम टू इंक्लूड ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग ग्लोबल की एनर्जी ट्रेंड्स, प्रमोटिंग साउंड एनर्जी पॉलिसीज, फोस्टरिंग मल्टी नेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। आईईए ऑपरेट्स करती है विद इन दी ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ ओईसीडी, और कैंडिडेट कंट्री टू दी आईईए मस्ट बी जो है मेंबर होनी चाहिए ओईसीडी की। और आईईए जो मेडअप होती है 13 मेंबर कंट्रीज की, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा पेरिस फ्रांस। और इंडिया ने जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इसके साथ जो एक साइन कर ली है। तो देखिए आईईए न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने साइन कर लिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और कोई भी न्यूज जो पीआईबी में आ जाती है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इससे जो इंडिया का एक रास्ता भी खुलता है टू बिकम फुल मेंबर ऑफ आईईए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की कंट्री आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, और ऑर्डिनेंस जो है बिल्कुल जो पार्लियामेंट एक्ट है उसी की तरह इसमें एक पावर होती है, और इसको तब इशू किया जाता है जब जो है या तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो सेशन में ना हो, या कोई एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं है तब भी ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों हाउसेज का सेशन में होना जरूरी है। लेकिन जब दोनों सेशन दोनों हाउसेज जो है आपके पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा सेशन में है, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता है। और प्रेसिडेंट ने जब भी ऑर्डिनेंस इशू की होती है तो उसको विद द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट उसको विद इन 6 वीक्स जो है पार्लियामेंट के जो है उसको जो है डिस्कस करना होता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोलिए कि ऑर्डिनेंस कैन ओनली बी प्रोग्रामेटेड व्हेन द बोथ हाउसेज पार्लियामेंट्स आर नॉट इन सेशन। देखिए ओनली यहाँ पर इससे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, ये स्थिति तो है कि बोथ हाउसेज पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा तब ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, लेकिन दूसरी स्थिति ये है कि आइदर वन ऑफ द हाउस, कोई एक हाउस भी अगर सेशन में नहीं है तब भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, तो ओनली से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एनी ऑर्डिनेंस प्रोग्रामेटेड कैन बी डन बाय द प्रेसिडेंट एट टाइम, बिल्कुल सही बात है। किसी भी ऑर्डिनेंस की घोषणा जो है प्रेसिडेंट जब भी करते हैं अध्यादेश की, उसको कभी भी ये जो वापस ले सकते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट में करेक्ट हो जाएगी। करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें टू ओनली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रेसिडेंट एड्रेस से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये प्रोवाइड्स करता है फॉर द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन। फर्स्ट रहता है द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, बिल्कुल सही बात है। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टम अमेंडमेंट बिल, तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से रिलेटेड जो है पूछा गया, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है टाटा ग्रुप्स के द्वारा जो रिलीज की जाती है विद अदर इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि ये जो पब्लिश की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट जब गलत हो जाएगा तो 1-1 आप काट देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सब ऑप्शन को देखने की जरूरत पड़ेगी। बाई मिनिस्टर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है। तो वुमेन कंप्राइज करती है लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल जजेस इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। और महाराष्ट्र ने टॉप कर दिया है इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ऑन डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू पीपल अमंग लार्ज एंड मिड साइज स्टेट। और देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि नीति आयोग द्वारा रिलीज किया गया था 2020 का, उसमें टॉप किया हुआ है कर्नाटका ने, तो भूलना नहीं है आपने। तो इंडिया जस्टिस बोर्ड 2020 जो है रिलीज होगी। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है 1 in 4 कॉप्स इन बिहार वुमेन हाईएस्ट अमंग द स्टेट्स। और इंडिया जस्टिस बोर्ड जो है कि इनिशिएटिव है टाटा ट्रस्ट का इन कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव दक्ष TISS प्रयास विद द सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड हाउ इंडिया लिव्स। द मेड इन IGR वाज लॉन्च्ड इन 2019। और रिपोर्ट जो हाईलाइट्स करता है स्टार कंक्लूजन व्हेन एग्रीगेटेड फॉर एन ऑल इंडिया पिक्चर, वुमेन जो कंप्राइज करते हैं ओनली 29% ऑफ द जजेस इन इंडिया, 2/3 ऑफ द कंट्रीज प्रिजनर्स आर टू बी convicted. In the last 25 years since 1995, only 1.5 crore people have received legal aid. 80% of the country's population is entitled to. और ये जो सेकंड एडिशन हमें देखने को मिली इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की। और इंडिया ओनली रैंकिंग ऑफ द स्टेट ऑन डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू पीपल रैंक्स महाराष्ट्र सबसे टॉप के ऊपर है 18 लार्ज और मिड साइज स्टेट्स में विद पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़ ईच, फॉलोड बाय तमिलनाडु। 2009 में तमिलनाडु थर्ड था, 2020 में तमिलनाडु की रैंकिंग होगी सेकंड, और तेलंगाना पहुंच गया है थर्ड स्पॉट के ऊपर, पंजाब फोर्थ एंड केरला फिफ्थ। 7 स्मॉल स्टेट्स में अगर हम देखें जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है, उसमें टॉप किया त्रिपुरा ने, फॉलोड बाय सिक्किम एंड गोवा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क है ये किसका इनिशिएटिव है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये जो इनिशिएटिव है कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क। अगेन आप PIB की न्यूज देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, डॉक्टर हर्षवर्धन
address the events of the restoring cross border mobility by world economic forums common trust network। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीआईबी में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क ध्यान रखना आपने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है। देखिए 8 कोर इंडस्ट्रीज रिलेटेड मैं प्रीवियस लेक्चर जो वीकली करंट अफेयर्स के डिस्कस था उसमें मैं पहले भी आपके साथ इनसे रिलेटेड डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए यहाँ पर रिगार्डिंग 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो कंबाइंड वेट जो रहता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये जो है मोर देन 50% ऑफ द इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है, बिल्कुल गलत बात है। ये 40% के आसपास जो है इनका वेट जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज में जो हमें जो देखने को मिलता है। दूसरी स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो हाईएस्ट वेटेज है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, तो बिल्कुल गलत बात है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की जो है सबसे ज्यादा जो है वेटेज हमें देखने को मिलती है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में, तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें जो है करेक्ट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, आपने ध्यान रखना ये जो है लीज होता है बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। और बेस ईयर इसमें 11-12, सबसे कम वेटेज है इसमें फर्टिलाइजर्स की 2.63%, फिर सीमेंट 5.37%, नेचुरल गैस 6.88%, क्रूड ऑयल 8.98%, कोल 10.33%, स्टील 7.92%, इलेक्ट्रिसिटी 19.5%, और सबसे ज्यादा वेटेज है इसमें रिफाइनरी प्रोडक्शन की 28.04%। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आपने ध्यान रखना, इसमें मिनरल माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग सैलरी इंडेक्स निकलता है, और इसको जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा जो इसको जो है रिलीज किया जाता है एट द मंथ एंड्स। और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री का जो 40.27% जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो है 40.27% जो वेटेज जो है हमें देखने को मिलती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी आप ध्यान रखना, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है मेजर करता है एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉर बल्क सेल एट द लेवल ऑफ इन अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये रिलीज होती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑन 14th ऑफ एवरी मंथ और नेक्स्ट वर्किंग डे। तो ध्यान रखना होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी आप ध्यान रखना, ये भी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये आप ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। तो WPI और 8 कोर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ये इनको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट जो है आपसे इंडिया के गैलेंट्री अवार्ड जो रहते हैं बहादुरी जो बढ़ती है उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट फर्स्ट आता है परमवीर चक्र गिविंग फॉर डिस्प्लेइंग एक्ट्स ऑफ वैल्यूर ड्यूरिंग वार टाइम, बिल्कुल सही बात है। इट इज द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, बिल्कुल सही बात है। सिविलियन सिटीजंस एज वेल एज मेंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस आर एलिजिबल टू बी अवार्डेड अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है आपका सिविलियन एज वेल पुलिस फोर्सेस को मिल सकता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपने ध्यान रखना है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है 3 गैलेंट्री अवार्ड जो अनाउंस किए गए थे वो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये सिर्फ जो वार टाइम के बाद टाइम में जो है ब्रेवरी दिखाने के लिए जो दिए जाते हैं। और दूसरे हैं हमारे पास फिर 3 गैलेंट्री अवार्ड से पहले 1952 में अनाउंस किए गए अशोक चक्र 1, 2 एंड 3, और बाद में जो इनका नाम जो है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रख दिया गया। ये जो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अशोक चक्र इनको सिविलियंस एज वेल पुलिस फोर्सेस को भी दिया जा सकता है पीस टाइम ब्रेवरी के लिए। नेक्स्ट में आपसे पूछी जा रही है पद्म अवार्ड से रिलेटेड। देखिए सबसे बड़ा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे कंट्री का भारत रत्न, उसके बाद आएगा पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि पद्म विभूषण जो है एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए रहता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, ये हाईएस्ट नहीं है, सेकंड हाईएस्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जो हमारी गलत हो जाएगी। पद्म अवार्ड्स वर कन्फर्ड टू द रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्म अवार्ड्स कमेटी चेयर्ड बाय PM। देखिए पद्म अवार्ड्स कमेटी को चेयर किया करते हैं हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब, और कैबिनेट सेक्रेटरी जो हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर रहते हैं हमारी कंट्री के, तो ये चेयर करते हैं पद्म अवार्ड्स कमेटी और ये रिकमेंडेशन देंगे फिर PM को। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी, तो नाइदर फर्स्ट नो सेकंड करेक्ट। तो आपको बताना चाहिए कि जो भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहता है हमारी कंट्री का, और फॉरेन नेशनल्स को भी ये दिए जा सकते हैं। और पद्म अवार्ड जो है वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एनुअली ऑन द रिपब्लिक डे। अवार्ड जो गिवन होते हैं 3 कैटेगरीज, पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर एंड पद्म श्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ऑल नॉमिनेशंस रिसीव्ड होती है फॉर पद्म अवार्ड प्लेस बिफोर द पद्म अवार्ड्स कमेटी व्हिच इज कंस्टिट्यूटेड बाय द PM एवरी ईयर। और पद्म अवार्ड्स कमेटी जो हेड की जाएगी कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, जिसमें इंक्लूड होंगे होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट एंड 4 to 6 nominated person as member। रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी की सबमिट टू PM एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल कस्टम डे 2021 जो है सेलिब्रेट होता है 27 जनवरी को एवरी ईयर। तो इस साल की थीम क्या थी इसमें, तो इसमें आप देखना इस साल की थीम थी कस्टम बोस्टिंग रिकवरी रिन्यूएबल रिसिलियंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। ये जो है इसकी जो है थीम थी। तो ये आप ध्यान रखना कस्टम्स बोस्टिंग रिकवरी रिन्यूएबल एंड रिसिलियंस फॉर द सस्टेनेबल सप्लाई चेन। तो ये आप PIB का रिलीज देख सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल कस्टम डे 2021 होल्ड सेरेमनी फॉर द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्ड। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स टुडे ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल कस्टम डे 2021। दी थीम जो रही इस साल की गिवन बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है कस्टम बोस्टिंग रिकवरी रिन्यूएबल एंड रिसिलियंस फॉर द सस्टेनेबल सप्लाई चेन। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम जो है साल जो है 27 जून 2021 को जो है इंटरनेशनल कस्टम डे को जो है सेलिब्रेट किया। और इसकी थीम थी कस्टम्स बोस्टिंग रिकवरी रिन्यूएबल एंड रिसिलियंस फॉर द सस्टेनेबल सप्लाई चेन।
वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन आप ध्यान रखना, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रुसेल्स बेल्जियम आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेंगे। 1942 का जो एस्टेब्लिश हुई थी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की जो कैपिटल वहां पर हेडक्वार्टर होंगे। 183 कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है और कुनिको निकोरिया जो इसके सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट आप देखते हैं मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पर कंस्टिट्यूशन आर्टिकल भी है और यहाँ पर प्रोविजन। तो फर्स्ट है आर्टिकल 123, तो 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंसेस, तो सही बात है। और आर्टिकल 113 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंसेस, तो दोनों जो करेक्टली मैच है। देखिए था हिंदू में न्यूज आएगी, जो यूपी की जो ऑर्डिनेंस है ऑन कन्वर्जन, इसने जो है अभी तक रिसीव्ड नहीं की गई है उसको बाय द मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के द्वारा। तो देखिए होम मिनिस्टर जो रहती है वो एग्जामिन करती है बिल पास बाय द स्टेट्स दैट आर रिपुग्नेंट टू द सेंट्रल लॉज बिफोर दे गेट द प्रेसिडेंट असेंट। तो कुछ एक ऐसे लॉज जो कि सेंट्रल पॉलिसीज के अगेंस्ट हो या उनकी वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है, तो ऐसे जो भी लॉज रहते हैं उनको होम मिनिस्ट्री एग्जामिन करती है। नॉट ऑल द स्टेट लेजिस्लेशन आर सेंट फॉर द प्रेसिडेंट सेंटर, ओनली दूज रिपग्नेंट टू सेंट्रल लॉज। तो सारी स्टेट लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट सेंटर के लिए नहीं जाती है, ऐसी कुछ एक लेजिस्लेशन जो कि सेंट्रल लॉज के कुछ अगेंस्ट हो, डेविएटिंग फ्रॉम नेशनल सेंट्रल पॉलिसी और व्हिच कैन बी चैलेंज्ड फॉर द लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आर सेंट। और आर्टिकल 213 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 213 जो रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका यूज करके यूपी ऑर्डिनेंस जो प्रोमोट की गई थी गवर्नर के द्वारा, इसमें किसी भी प्रकार की जो ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट से जो नहीं ली गई थी। देखिए आर्टिकल 213 पावर देता है गवर्नर को टू इशू ऑर्डिनेंसेस। तो यूपी के जो गवर्नर है अनंत भाई पटेल, उन्होंने जो प्रोमोट की ऑर्डिनेंसेस, says that governor shall not without instruction from the president promulgate any such ordinances if a bill would have required the previous sanction of the president for introduction in the state legislature। और सिमिलर लेजिस्लेशन जो पास की गई थी राजस्थान असेंबली के द्वारा 2008 में। और यहाँ पर आप देखते हैं promulgate any such ordinance if a bill would have required the previous sanction of the president for introduction in the state legislature। देखिए तो कोई भी ऐसी चीज जो कि सेंट्रल पॉलिसीज के अगेंस्ट होती है, तो उनकी उन ऑर्डिनेंसेस को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो उसमें प्रेसिडेंट की इंट्रोडक्शन लेना जो इंस्ट्रक्शन जो है लेना जरूरी होती है गवर्नर को। देखिए पेंसिलिन काफी ज्यादा न्यूज में थी, इसमें चाइना से रिलेटेड जो है एक जो है आर्टिकल आया था, उसमें बताया गया था कि हम काफी सारे डिपेंडेंस जो चाइना के ऊपर ओवर 80% के आसपास जो हमारे मोबाइल इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स जो कि जिनको हम बल्क ड्रग्स भी बोलते हैं, जो कि मेन पार्ट रहता है मेडिसिन का, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और इस आर्टिकल में द हिंदू के में बोला गया था कि पेंसिलिन तक भी हम जो है चाइना की हेल्प के बिना नहीं बना सकते अगर हम एपीआई इंपोर्ट नहीं करते हैं। तो सिंपली यहाँ से पूछा जा रहा है कि पेंसिलिन को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो हम धरना ये जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो इसको डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो टेलीफोन की डिस्कवरी की गई है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की, और एलजे थिनार्ड के द्वारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। पेंसिलिन का ध्यान रखना, ये जो है ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है और जनरली ये जो है मूल्स होती है, फंगस ये होती है। और इनको 1921 में डिस्कवर किया गया था बाय द स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखिए अब्राहम रिकॉर्ड जो है रिसेंटली एक न्यूज में था, काफी ज्यादा न्यूज में था, तो किन तीन कंट्री से रिलेटेड रहता है। तो अब्राहम रिकॉर्ड जो है इजराइल, यूएई और बहरीन से रिलेटेड रहता है। यूएई और बहरीन ने रिसेंटली अगस्त 2020 को जो है डिप्लोमेटिक टाइज जो है इजराइल के साथ जो है इस्टेब्लिश कर ली है। तो यहाँ पर आप देखते हैं विकिपीडिया का कटआउट, अब्राहम रिकॉर्ड जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट बिटवीन इजराइल, यूएई और बहरीन, यूएस के द्वारा जो इसको जो है मेडिट किया गया था अगस्त 13 2020 में ये आई थी। इससे पहले जो है इजिप्ट 1979 में कैंप डेविड एगर्स के द्वारा, जॉर्डन 1994 में जो है इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं। इजराइल और जॉर्डन पीस ट्रीटी को जो है ट्रीटी ऑफ पीस बिटवीन इजराइल और हेस्मेटा किंगडम जो रहता है जॉर्डन, इसको जो है वादी अरबा ट्रीटी भी बोला जाता है। ये जो है आपकी 26 अक्टूबर 1994 को जो है साइन हुई थी। और जॉर्डन जो सेकंड अरब कंट्री से बन गई थी आफ्टर इजिप्ट टू साइन अ पीस अकॉर्ड विद इजराइल। इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस ट्रीटी हुई थी साइन बाय इन वाशिंगटन डीसी ऑन 26 मार्च 1979। और 1978 में इनके बीच में कैंप डेविड एगोर्स हुए थे, जिसके तहत जो सिनाई पेनिनसुला जो था, जो कि इजराइल ने कब्जा लिया था इजिप्ट का वार के बाद, उसको इजराइल ने लौटा दिया था। यह वर्ल्ड मैप देख सकते हैं और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के आसपास आपको, मेडिटेरेनियन सी के पास मिलेगा आपको इजराइल। और देखिए कैंप डेविड एकोर्ड्स आपने ध्यान रखना इजराइल और इजिप्ट के बीच में साइन हुआ था। और ये है सिनाई पेनिनसुला, जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। ये जो पेनिनसुला आपको देख रहा है, ये है सिनाई पेनिनसुला, ये इजिप्ट का है। तो वार के बाद जो है ये जो है इजराइल ने अपने अंडर कर लिया था, लेकिन बाद में पीस एकॉर्ड के द्वारा इसको जो वापस इजिप्ट को कर दिया। यह है जॉर्डन, और जॉर्डन इजराइल के बीच में ये आपको देखिएगा डेड सी। यह वेस्ट बैंक, यहाँ पर देखिएगा आपको गाजा स्ट्रिप, यहाँ पर पैलेस्टीन रहते हैं। और यह है गोलान हाइट्स, ये भी इजराइल ने अपने अंडर रखा हुआ है। ये सीरिया और इजराइल के बीच में जो है डिस्प्यूटेड ये जो आपको जो एरिया देखने को मिलेगा। और दिस इज लेबनान कैपिटल बेरेट। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टेस्ट सीरीज को आप लिए कंटिन्यू रखूं, तो आप जो मेरे चैनल को ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दूसरों को भी जो है ये वीडियोस आप शेयर कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।
जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।